So hello to everyone, very good evening to all. So अगेन हम लोग आ चुके हैं वापस लेक्चर नंबर 3 पे ऑफ काइनेमेटिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी और स्पीड तक कवर अप कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें मूव करना है एक्सेलरेशन पे। देन आगे आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में कुछ देखेंगे और कन्वर्जेंस देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके पास। कन्वर्जन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस लेक्चर में होगा। वो कन्वर्जन वाला बहुत उसको ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन कैसे करते हैं ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होते हैं, आपको कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन गिवन होता है, लेट्स से ए एक्स या फिर एक्स टी या फिर वी टी, कुछ भी गिवन होता है और रैंडम आपसे कुछ अलग से रिलेशन पूछता है उस रेफरेंस में। तो वहाँ पे आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, तो कन्वर्जन वाला भी हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन से। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्रेशन बता चुका हूँ कि क्या होता है डी बाई डी टी, और उसका मोर लाइक डिटेल में करना है तो उसको जस्ट एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से, उसको कैसे लिखते हैं एक्चुअली, क्या फंडामेंटल है, मतलब क्या डी बाई डी टी का। तो लेट मी सेलेक्ट कलर, ओके। तो देखिए एक्चुअली एक्सेलरेशन ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, एक सेकेंड में फोन साइज, इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ये क्या है ना, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, वही जो मैंने आपको एक लेट्स से एग्जांपल लिया था बाइक वाला, कि जिस समय आप अपने राइट हैंड से बाइक का एक्सेलरेटर को लाइक ऐसे रोल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। उस एक्सेलरेशन की वजह से आपकी गाड़ी में जो बाइक है स्पीडोमीटर में उसकी स्पीड बढ़ती हुई दिखाई देती है, घटती हुई दिखाई देती है, एज डिपेंडिंग ऑन द केसेस। तो उसमें क्या हो रहा है कि लेट्स से मैंने एक्सेलरेटर पकड़ा हुआ है, अब मैं इसको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इस समय मैं एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर टी को जीरो से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, ये टाइम चल रहा है आपकी क्लॉक में, 7 8 9 10। क्या हर एक टाइम पे मेरा एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि मैं इसको रोल करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट यहाँ पे है नहीं, हर टाइम पे एक्सेलरेशन बताता जा रहा है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से मुझसे पूछा जाए कि टी जी को जीरो पे यहाँ पे है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इंस्टेंट इसका मतलब है कि उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ, लाइक मैं बोलूँ टी इक्वल टू पे कितना एक्सेलरेशन था, तो आप उसको वेल डिफाइन कर पाए, बता पाए कि हाँ सर टी इक्वल टू पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। लेकिन जो मैं केस ले रहा हूँ जहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकता ना कि किसी भी रैंडम टाइम पे 2 मीटर पर सेकेंड था, नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड था नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द केसेस। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अब अगर क्या हो, अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लेट से मैंने यहाँ पे आके रोक लिया, तो मेरा एक्सेलरेशन मान लीजिए अभी बाइक का है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस समय अगर मुझे इस समय कोई पूछ ले तब भी मेरा 5 सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। अब मुझे कोई 2 घंटे बाद भी पूछा, अगर मैं 2 घंटे तक ऐसे अपने हाथ को रखा हूँ, मतलब मैं एक्सेलरेशन ना तो इंक्रीज करना ना तो डिक्रीज कर रहा, तो मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो उसको एवरेज एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या फिर वो जो एक इंटरवल पे एक्सेलरेशन होता है ना, इंटरवल पे भी डिफाइन करते हैं। पर मेन इंपॉर्टेंट आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो लोग कुछ भी बता सकते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से जैसे जो आपको ग्राफ दिखा रहा था ऐसे, ये ग्राफ को मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से अगर मैं टाइम को ड्रॉ करूँ, तो टाइम टी को अगर मैं एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉ करूँ ना, तो लेट्स सपोज मैं ऐसा बोलूँगा कि लीनियर ही आएगा, कोई कैसे भी आ सकता है, मान लीजिए मैं पैराबोलिक ले लेता हूँ, लेट्स से ऐसे आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ आ रहा है। तो ये जो है ना, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं है। जब मैं किसी रैंडम पर्टिकुलर टाइम टी की बात करूंगा, लेट्स से टी नॉट, ठीक है, इस टी नॉट पे जो ये एक्सेलरेशन आ रहा है ना, इस टी नॉट पे ये वाला एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस है, इस टी वन पे ये वाला एक्सेलरेशन केवल इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। लेकिन टी नॉट से टी वन तक क्या एक्सेलरेशन, वो तो निकालना पड़ेगा। अगर एवरेज एक्सेलरेशन कोई पूछेगा टी नॉट से टी वन तक क्या एक्सेलरेशन है, तो निकालना पड़ेगा, उसको एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। बाकी कोई रैंडम पूछ ले कि एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या है, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन हम निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा फंक्शन निकालिएगा जिसमें आप ये वैल्यू पुट कर, लेट्स से मैं इस फंक्शन को ले लेता हूँ, मान लीजिए ये कितना है 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू लेट्स से x² + 1, ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी टी स्क्वायर ना, एक्स में टी है तो t² + 1, ये क्या बता रहा है कि आपका एक्सेलरेशन है फंक्शन ऑफ टाइम टी आपके पास है अभी, ठीक है। मतलब आप टाइम की वैल्यू रखते जाइए, आपको अलग अलग एक्सेलरेशंस मिलते जाएंगे। तो मैं इस पे हर इंस्टेंट पे, मुझे किसी भी इंस्टेंट पे बात की जाए,
तो वो इंस्टेंट इस पे रख दूंगा, उस पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको बताया था जब ये मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो dv बाई dt बड़े स्केल में भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसको डेल v बाई डेल टी भी लिखते थे ना, एवरेज की तरह, डेल v बाई डेल टी। लेकिन जब हम बात करते हैं एक जस्ट इंस्टेंटेनियस की, लेट्स से ए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? ये होता है लिमिट, आप लिमिट पढ़ेंगे अभी 11th 12th में, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे लिमिट अच्छे से डीप में, तो वो लिमिट आप ढंग से पढ़िएगा उस टाइम पे। और ये मैं जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा लिमिट का मतलब मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या है ये लिमिट, ठीक है? बाकी तो आप परेशान मत रहिए, लिमिट आप पढ़ेंगे, डेल वेक्टर बी बाई डेल वेक्टर। ये क्या बता रहा है सर, इसका क्या मतलब है? यही है आपके पास एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये वही बता रहा है जो मैंने आपको अभी, जो भी मैंने आपको लाइक समझाया अभी बोल के डेफिनेशंस की तरह, वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये इक्वेशन है। ये क्या बता रही है? ये बोली लिमिट, लिमिट का मतलब होता है जब भी किसी फंक्शन में लिमिट लग जाए ना तो उसका कुछ वेरिएबल वो गिवन होगा। लेट्स से यहाँ पे दे रखा है कि लिमिट ऑफ, यहाँ पे क्या दे रखा है, लिमिट ऑफ डेल टी, ठीक है? इस डेल टी का क्या मतलब है? जस्ट एक सेकेंड, या तो इस लिमिट का क्या मतलब है? इस लिमिट का मतलब है इसका डेल टी रखा है, मतलब जो टी है ना, टी वेरिएबल, वो टी डेल टी एक वेरिएबल है ना यहाँ पे, ये पूरा लिमिट के अंदर, ये पूरा लिमिट के अंदर, ये पूरा फंक्शन जो है लिमिट के अंदर है, ठीक है? और ये लिमिट बाहर एक पूरे फंक्शन इंटरेक्ट करता है, ये पूरा लिमिट का फंक्शन है। तो जब भी लिमिट गिवन होगा उसके साथ आपको कुछ कुछ वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहाँ पे डेल टी दिया है, तो इसका मतलब है जो वैल्यू दी है ना, जिसको अप्रोच कर दिया वही वैल्यू अप्रोच करवाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, तो इस फंक्शन में अगर आप डेल टी को जीरो रख दें, ये जीरो को टेन, जीरो मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये अप्रोचिंग का साइन है, ये किसका साइन है? अप्रोचिंग। देखिए दो चीजें होती है, एक तो टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि टी की वैल्यू 100% तक एग्जैक्ट जीरो है। एक तो होता है टी टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, 0.000000 100 200 बार मान लीजिए जीरो लगा दिया, एक बार वन कर दिया तो क्या हो जाएगा? अप्रोचिंग टू जीरो, ये जीरो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये मतलब कि डेल्टी यहाँ पे अप्रोचिंग टू जीरो है। इसका जो सिंपल मतलब वही कि डेल्टी क्या है सर? किसी दो टाइम इंटरवल के बीच का डिफरेंस, लेट्स से टी टू माइनस टी वन, क्या है? डेल्टी है। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं, अपने इस ग्राफ की बात करूं, तो यहाँ पे टी वन एक इंटरवल है, टी नॉट एक इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी वन माइनस का टी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टी। तो हर केस में डेल्टी अलग अलग हो सकता है, लेकिन डेल्टी का क्या मतलब है? टाइम का डिफरेंस, जस्ट वो टाइम का डिफरेंस ही तो है। तो ये क्वेश्चन वो बोल रही है कि आपको डेल वी देखना है, मतलब कि वेलोसिटी का चेंज देखना है जब मेरा डेल टी क्या हो? टेंडिंग टू जीरो हो, टेंडिंग टू जीरो मतलब कि, टेंडिंग टू जीरो क्या मतलब आपको दिखाऊं, तो लेट्स से लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस टेंडिंग टू जीरो का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टेंडिंग, यहाँ पे डेल टी क्या है? टी वन माइनस टी नॉट इज इक्वल टू डेल टी है ना। अगर ये अप्रोचिंग टू जीरो है, इसका क्या मतलब है? टी वन इज अप्रोचिंग टू टी नॉट। अगर दोनों मतलब दोनों आपस में जस्ट बराबर होने वाले हो उसी समय, तो डेल टी डी जीरो आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब समझेंगे कि जो T1 है ना, ये अप्रोच कर रहा है टी नॉट को, ठीक है? इसका मतलब जो T1 वैल्यू जस्ट बहुत पास है टी नॉट की। तो अब देखिए, सोचिए अभी दो वैल्यूज थी, एक तो टी नॉट पे वैल्यू थी, एक तो T1 पे वैल्यू थी, ठीक है? अगर ये T1 टी नॉट को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली वैल्यू A2 भी तो A1 को अप्रोच करेगी, मतलब ये दोनों एक्सेलरेशन एक ही एक्सेलरेशन बन जाएगा। इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। तो मतलब किसी भी एक टाइम डिफरेंस होगा ना, लेट्स से 0 से 2 सेकंड में इतनी वेलोसिटी बदली, तो टाइम का डिफरेंस है ना, वो टाइम का डिफरेंस कितनी वेलोसिटी बदली हुई, तो एक्सेलरेशन होता है। जो मैं डेल्टी को जीरो कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत छोटे टाइम के चेंज के लिए, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 2 सेकंड पे मेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो जो मैं 2 सेकंड पे बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब कि 2 सेकंड पे डेल्टी जीरो, मतलब कि मैं क्या निकाल रहा हूँ? कि वेलोसिटी का चेंज निकाल रहा हूँ कहाँ पे? टू माइनस 2.2.00001। ये क्या है सर? ये देखिए पूरी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है। और ये वो डेल्टी है जो मैं रखूंगा डीवी बाई डी टी में, जो रखूंगा ना डीवी बाई डी टी, ये डी टी रखूंगा कि टाइम का चेंज कितना है सर? टाइम का चेंज है 2 - 2.00001, मतलब कि 0.00001, मतलब टेंडिंग टू जीरो वैल्यू है। और टाइम क्योंकि मैं टू पे बात कर रहा हूँ इंस्टेंटली, तो ये एक्चुअली टू पे तो कुछ डिफाइन, टू एक एग्जैक्ट अगर मैं नंबर लूँ, टू जस्ट सिर्फ टू लूँ, तो टू तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है ना, उसका कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो वहां पे मैं एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करूंगा? एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए मैं वेलोसिटी का भी डिफरेंस चाहिए और टाइम का भी डिफरेंस चाहिए। तो मैं टू पे एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन कर सकता हूँ?
इसलिए मैं 2 पे एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकता, 2 से जस्ट आगे मतलब 2.0000 हजार 2000 का अगर जीरो ले लें, एक बार भी 1 ले लेंगे तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर हो जाएगा ना। इन दोनों नंबर के बीच की जो गैप है उस गैप को मैं मतलब बता भी नहीं सकता है, इतना कम गैप है ना, मतलब माइक्रोन में भी हम बात नहीं कर सकते, मतलब बहुत बड़े वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, 0.00 कई जीरो की बात कर रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब वो मैं बोलूँ बहुत गैप वो है, बहुत ही कम है ना, इतना कम है कि उसको लाइक देख नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। इसलिए हम उस वैल्यू के गैप को हम जस्ट उस इंस्टेंट पे बोल देते हैं। जैसे अगर मुझसे बोला जाए कि 2 से 2.000001 में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड बदली है, ठीक है। कहने का मतलब मैं टाइम गैप बहुत ही कम ले रहा हूँ, उसमें मैं वेलोसिटी का चेंज देख रहा हूँ, तो ये जो वेलोसिटी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको एक्चुअली एक्सेलरेशन बता रहा है उस इंस्टेंट में 2 मीटर 2 सेकंड पे, ठीक है, 2 सेकंड पे जो एक्सेलरेशन बताएगा वो डेल्टी क्या होगा, टू जो टू के क्रॉस जो डिफरेंस है टाइम का वो जीरो हो जाएगा। जस्ट यही सिंपल इस इक्वेशन का वही मतलब था जो मैं आपको अब इतने अच्छे से समझाया हूँ, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि डेल्टी का क्या मतलब है ना, कि जिस भी इंस्टेंट पे बात करेगा उस इंस्टेंट जो डेल्टी का डिफरेंस है ना वो टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तो हम वहाँ पे वेलोसिटी इसे लिख सकते हैं ना, डेल वी बाई डेल्टी, ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको आई थिंक डेफिनेशन समझ आया है क्या एक्सेलरेशन है, बस इतना ही जरूरी है, इसका हम लोग यूज खास नहीं करते, जो इक्वेशन है ना इसका कुछ खास यूज नहीं करते हैं, बस पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप ऐसे देर आगे मैथमेटिक्स में लिमिट में अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा लिमिट कैसे लगाते हैं क्या करते हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ समझो लिमिट के अंदर चीज है ना, उसका जो वेरिएबल है आप उसको फंक्शन के अंदर रख देते हैं, फंक्शन में क्या डेल्टा टेंडिंग टू जीरो, इसका जब ये वैल्यू जीरो टेंड हो रही होगी उस समय पे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो इंस्टेंटेनियस नहीं एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं सिंपल लिखूं डेल वी बाई डेल टी, तो इसका मतलब टाइम कितना भी बड़ा हो सकता है ना गैप, जो उसके 5 - 2 सेकंड हो तो 3 सेकंड का गैप आ रहा है, बहुत बड़ा इंटरवल है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन बताता है। पर जब ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देंगे, कि क्योंकि सोचिए जरा 5 - 2, अगर मैं 5 सेकंड से 2 सेकंड घटा रहा हूँ तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में। अब 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में 3 सेकंड का गैप है, जबकि 3 सेकंड में बहुत अच्छे से मेजर भी कर सकता हूँ देख भी सकता हूँ, तो हो सके टू टी जी को टू पे कुछ और एक्सप्रेशन हो, 3 पे कुछ और हो, 4 पे कुछ और हो, 5 पे कुछ और हो, हर टाइम पे लेट से एक्सप्रेशन कुछ अलग अलग हो सकता है। तो मैं कौन सा एक्सप्रेशन उसको मैं बताऊं कि 5 से 2 में कौन सा एक्सप्रेशन है, तो वो नहीं पता ना, इसलिए हम उसको एवरेज बोलते हैं कि इन तीनों चारों वैल्यूज का एवरेज ले लीजिए, वो एवरेज एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये गैप बहुत ही छोटा हो जाए, लेट से 2.2 से लेकर 2.00001, तो मैं तो ये बता भी नहीं सकता ना टाइम इतना कम है, तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि एक एक्सप्रेशन 2 पे है, एक एक्सप्रेशन 2.00001 पे है, नहीं, मैं सिंपली बोल देता हूँ वो एक्सप्रेशन 2 सेकंड पे ही है, क्योंकि वो गैप बहुत कम है, हम उसको नहीं बता सकते हैं, इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी, इतना ही जानना सबको इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन में। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आई आपको सिंपल अब क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ। ये तो एक्सप्रेशन हो गया, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कन्वर्जन देखिए कैसे करते हैं, उस पर कुछ बात करेंगे ना, ये एक सेकेंड। हम्म देखिए कन्वर्जन कैसे, लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंपल। मान लीजिए मुझे आर वेक्टर गिवन है 2t² प्लस का टी आई कैप, ठीक है, प्लस ऑफ टी जे कैप, और मान लीजिए आपसे पूछा हो कि लेट से फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, आपसे एक्चुअली मैंने आपको जस्ट एक पोजीशन का वेक्टर दे रखा है, जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर का मतलब होता है कि पोजीशन वेक्टर बताएगा, ठीक है। आर वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर, यानी कि जो उसका पोजीशन बदल रहा है, जो एक्स में बोलता था वो यहाँ पे आर है, ठीक है। वो आपको एक फंक्शन दे दिया हूँ आई कैप जे कैप, लेकिन आई कैप में आपका पोजीशन कैसे बदल रहा है, 2t² प्लस टी से बदल रहा है, और जे कैप में कैसे बदल रहा है, टी 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 जे कैप से बदल रहा है, ठीक है। ओके, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक्सेलरेशन बताइए एट अ 2 सेकेंड। अब देखिए मैं किसी इंस्टेंट बात कर रहा हूँ ना, तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मैं बात करूंगा ना, जब भी मैं बोला कभी भी किसी इंस्टेंट पे मैं बात करूंगा, मैं आपको पर्टिकुलर टाइम बता रहा हूँ कि इसी टाइम पे बताइए, 2 सेकेंड 5 सेकेंड, तो मतलब वो इंस्टेंटेनियस है। मैं बोलूँ कि 2 से लेकर के 5 सेकंड तक एक्सप्रेशन बताइए, मतलब मैं दो बड़े बड़े गैप दे रहा हूँ, इंटरवल दे रहा हूँ, तो एक इंटरवल में जो एक्सप्रेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस नहीं, वो एवरेज एक्सप्रेशन होता है ना, कि उस पूरे इंटरवल में कितना एक्सप्रेशन रहा होगा, क्योंकि उस पूरे इंटरवल में एक्सप्रेशन वेरी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मैं नहीं पता, तो मैं रिपोर्ट क्या करूंगा, मैं उन सबका एवरेज ले लूंगा, अगर वेरी कर रहा होगा तो उसका एवरेज आ जाएगा, नहीं वेरी कर रहा होगा तो उन सबका एवरेज सेम होगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लीजिए
2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड पे, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आ रहा होता, कितना आ रहा होता सर, लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा होता, तो 2 3 4, तीन तीन टाइम है ना, इंटरवल कितने, दो इंटरवल्स है, 2 से 3, 3 से 4। इन तीनों का अगर मैं एवरेज लूँ तो एवरेज क्या लूंगा, 2 से 3 के इंटरवल में भी तीन ही है, प्लस 3 से 4 के इंटरवल में भी तीन ही है। तो दो इंटरवल थे, डिवाइड बाई टू, देखिए 3 आ गया, 3 आ गया ना। मतलब कि अगर वो कांस्टेंट होगा तो एवरेज ऑटोमेटिक वही वैल्यू आएगी। अगर वो वेरिएबल होता, जैसे बढ़ता जाता, तो इनका एवरेज कुछ इसके बीच की वैल्यू आती है ना, कि मतलब इन दोनों का एवरेज क्या आता है, इनका एवरेज मुझे निकालना पड़ता। इस पूरे एक्सप्रेशन का डेल्टा के रिस्पेक्ट में जो भी एवरेज आता है उसको रिपोर्ट करते हैं कि 2 से लेकर 4 तक वो एक्सप्रेशन है। पर क्योंकि एक्सप्रेशन वेरिंग है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी मेरा एवरेज एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। मे बी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जो ये मैं 2 से लेकर 4 सेकंड बता रहा हूँ, ये इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन तो नहीं है, ये एवरेज एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई थिंक मेरी बात समझ आप पाए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ एवरेज एक्सप्रेशन में। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया अभी समझ आया आपको, 2 सेकंड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो जस्ट एक सेकंड, लेट मी चेंज कलर। हम्म तो अब देखिए, क्वेश्चन मुझे आर दे रखा है, एक्सप्रेशन पूछा था क्या करना होता है आपको पता होगा। सबसे पहले मुझे क्या वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसे आता है, एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। पर मुझे क्या पता है सर, मुझे तो पता है कि वेलोसिटी के लिए, अभी हाँ नहीं सॉरी, एक्सप्रेशन क्या है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है ना। पर मुझे तो पोजीशन का कर्व दे रखा है, तो कोई बात नहीं, मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा वेलोसिटी, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर लूंगा। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx बाई dt, यहाँ पे dx की जगह कौन है, आर वेक्टर है, तो dr बाई dt हो जाएगा ना वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है ना, पोजीशन का जो रेट चेंज है, तो यहाँ पे डी आर वेक्टर है, तो लिख लीजिए। तो अगर मैं वी वेक्टर की बात करूँ, तो पहले डी आर बाई वी एक्स निकाल लेते हैं ना, नहीं तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, वी एक्स भी मत किया करिए। वो पहले के लिए था, बेसिक के लिए था। आई थिंक अब इतने प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब बहुत बेसिक से वी एक्स अलग निकाला, वी वाई अलग निकाला, फिर इन दोनों को जोड़ना, वी वेक्टर बताना, वो भी एक तरीका है, पर लेंदी एक ही बार में कर लेते हैं ना। वी वेक्टर है, आर वेक्टर है, अरे आर वेक्टर का आई के पूरा एक्स देगा कंपोनेंट, तो उसको एक बार में एक्स का लिख लीजिए, देन प्लस कर लीजिएगा। फिर जो जे कंपोनेंट है आर का, वो वी वाई देगा, तो उसको प्लस करके वी वाई मान के उसको ऐड कर लीजिए। तो आप अलग से ऐड करेंगे, उनको एक ही क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो डिफरेंशिएशन कर दूंगा पहले इसका, ये पूरा वी एक्स देगा। तो कितना हो जाएगा, एन टाइम्स एन माइनस वन, 40, और वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नहीं टी है ना, तो टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या होगा, Vx होगा ना, तो Vx के साथ कौन कंपोनेंट आता है, आई कंपोनेंट आता है, ठीक है। मैं आई दिखा दूंगा, देन प्लस कर दूंगा। अब क्योंकि मैं आर के जे कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी देगा ये वी वाई कंपोनेंट होगा, तो वी वाई कंपोनेंट टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। क्योंकि ये वी वाई का कंपोनेंट है, तो मैं इसको जे कैप दे दूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको वी वेक्टर मिल गया एक ही बार में। ऐसे क्या करते थे, पहले आप वी एक्स निकालते थे, देन आप वी वाई निकालते थे, और फाइनली आप जोड़ते थे, तो यही आता था ना, वी एक्स कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अभी भी वही कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं एक ही बार में। ये आ गया। अब एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, पहले फंक्शन निकालते हैं ना एक्सप्रेशन का। तो अभी एक मैं एक्सप्रेशन अगर बोलूंगा, तो एक्सप्रेशन क्या होता है बताइए, ये होता है डीवी वेक्टर बाई डी टी। तो इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सेम वही प्रॉपर्टी अगेन से, कि अब मैं वी एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा अलग से, तो ए एक्स मिलेगा, वी वाई को डिफरेंशिएट करूंगा अलग से, तो वी वाई मिलेगा, फिर दोनों को ऐड करूंगा तो ए वेक्टर मिलेगा। वो मैं एक ही बार में कर सकता हूँ, कि एक ही बार में वी एक्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक्स आ जाएगा 40 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, सॉरी 4, और 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। ये पूरा ए एक्स देगा, तो आई कैप इसके साथ आएगा, देन प्लस करूंगा। अब ये पूरा का पूरा जे कैप है ना, वी वी वाई में वी वाई के जे कैप है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या देगा मुझको, ये देगा ए वाई का डिफरेंशिएशन, ए वाई का डिफरेंशिएशन, वन का डिफरेंशिएशन होता है 0, तब ये 0 जी कैप, मतलब मेरे पास सिंपली क्या आ चुका है, एक्सप्रेशन आ चुका है 4 आई कैप, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन आई कैप में ही है, वो भी 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है। अब मैंने बोला कि अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा, तो आपको परेशान होने वाली बात ही नहीं है, कि जो मतलब अगर कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, लेट से यहाँ पे ऐसे 2 3 पे 4 पे, ठीक है, इन तीनों पे एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप 2 मीटर पे भी बात कर रहा है, तो 2 मीटर पे भी तो 4 ही होगा, उस इंस्टेंट पे भी तो 4 होगा। 3 पे बात करेगा तब भी 4 होगा, 4 पे बात करेगा तब भी वही होगा। और लेट से कुछ एक्सप्रेशन अगर ऐसा आ रहा होता, तो 2 पे कुछ अलग होता, 3 पे कुछ अलग होता, 4 पे कुछ अलग होता। तो 2 पे इंस्टेंट के लिए मैं 2 की वैल्यू पुट करता टी की, 3 के लिए मैं 3 की वैल्यू पुट करता, 4 के लिए मैं 4 की वैल्यू पुट करता, तब ये पूरी वैल्यू एक्सप्रेशन की आती जाती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा था सिंपली इसको कैसे करना है। यहाँ तक ये आपका, एक सेकेंड,
यहाँ तक तो हो गया ना। एक्सीलरेशन भी आ गया आपका। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आसान ही क्वेश्चन था। अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट एक लेवल अप करते हैं। लेट मी चेंज ए कलर। ठीक है, जस्ट एक एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे अभी। क्या आएगा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स से मैं बोलता हूँ एग्जांपल में कि मैंने आपको ए वेक्टर दे रखा है, इस बार मैंने आपको ए वेक्टर पहले ही दे दिया। ठीक है, मैं आपको ए वेक्टर दे रहा हूँ, मान लीजिए क्या देता हूँ, लेट्स से 60+1 दे देता हूँ। 60+1 आई कैप प्लस ऑफ 3j कैप। अब मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ आपको, जिसकी वजह से आपको आगे पोजीशन और वेलोसिटी निकालने में हेल्प आएगी। मैं बोलता हूँ लेट्स से एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपकी घड़ी में जीरो, मतलब जब अपनी ऑब्जर्वेशन जब आपने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, उस टाइम पे क्या था, उस इंस्टेंट पे क्या था। तो टी इज इक्वल टू 0 मान लीजिए आपके पास जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, जिसमें प्लेन है, पूरी जो प्लेन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसमें लेट्स से आपकी पोजीशन है लेट्स से 2,3। ठीक है, ये क्या है, टी इज इक्वल टू 0 आपकी पोजीशन है, लिख देता हूँ पोजीशन। पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0। और एक वैल्यू और दे देता हूँ लेट्स से एंड, और इसी के साथ जब टी इक्वल टू 0 था उसी इंस्टेंट पे, यही लिख देता हूँ, टी इक्वल टू 0 उस इंस्टेंट पे आपके पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी भी है, वो कितनी है मैं दे देता हूँ, उसको बोलता हूँ यू वेक्टर। यू वेक्टर का क्या मतलब होता है, इनिशियल वेलोसिटी। वी होता है जनरली हम लोग कन्वेंशन चलते हैं, वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। मैं आपको दे दे रहा हूँ, भी लिख देता हूँ यहाँ पे आई, मतलब कि इनिशियल की बात कर रहा हूँ। लेट से वो कितनी थी, आई कैप प्लस ऑफ टू जे कैप। देखिए मैं वही बोला था आपको पिछले लेक्चर का, आपको मुझे मेरा याद हो, मैंने बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी वेरिएबल नहीं हो सकती ना। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है कि जो पहले से हो चुकी है, तो वो एक एग्जैक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। लाइक मैंने अगर इसमें 3 o'clock है, तो मैंने 2 o'clock पे जितने पे भी बाइक चलाई होगी, वो एक फिक्स्ड वैल्यू, वो वेरिएबल नहीं हो सकती ना। तो हमेशा कांस्टेंट ही आती है। हाँ, आगे आने वाले जो समय है लेट्स से 4 o'clock 5 o'clock पे, वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं किस हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ, उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी, उसके मैं एक्सेलरेशन बढ़ा दूं घटा दूं, तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, इसलिए वो वेरिएबल आती है। लेकिन पास्ट में जो हो चुका है वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, इसलिए यू इनिशियल हमेशा कांस्टेंट आता है। यहाँ पे यू वन आई के प्लस टू जी का भी कांस्टेंट वैल्यू है। पर इसे बिल्कुल भी इंटरप्रेट मत करिएगा कि फाइनल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, नहीं, वो वेरिएबल हो सकती है जो फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो ये हो गया। ओके, देन लेट्स से आप मुझे चलिए ये बता दीजिए सिंपली, आप मुझे ये बता दीजिए कि यू हो गया वहाँ पे एरिया। मान लीजिए मैं आपको देता हूँ कि आप पोजीशन वेक्टर बताइए, आर वेक्टर। आर वेक्टर बताइए कब, जब आपके क्लॉक में एट अ टी इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके 3 सेकेंड बाद, जब आपने ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट करी, उस इंस्टेंट पे क्या क्या था। उस इंस्टेंट पे आपके पास इनिशियल पोजीशन थी 2,3, और इनिशियल वेलोसिटी थी आई कैप प्लस जे कैप। और मैंने आपको एक जस्ट फंक्शन दे दिया एक्सेलरेशन का, कि जो आपका एक्सेलरेशन टाइम टी है जो वेरी कर रहा है, जिस भी ब्लॉक पे एक्सेलरेशन लग रहा है, वो इस तरीके से लग रहा है। तो मुझे बताइए कि आगे आने वाले टी इक्वल टू 3 सेकंड पे मेरा पोजीशन कहाँ होगा। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही है। तो भले क्वेश्चन आसान लग रहा है, पर एक बार उसको ट्राई करिए खुद से, नहीं होता फिर बताएगा। तो जस्ट पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा एक लेवल अप है। ठीक है, कुछ इतना टफ नहीं है इसमें। तो ये हो गया। मैं आई थिंक शुरू करता हूँ, आपने पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है सर, देखिए अभी सेम वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा, उसका रिवर्स है ये। पिछले में क्या था, आर वेक्टर गिवन था, वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला। यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन के थ्रू मैं वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी के थ्रू पोजीशन निकालूंगा, और ये पोजीशन मुझे बतानी है, मतलब पोजीशन से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से पोजीशन निकालूंगा, जस्ट एक रिवर्स जा रहा है स्टेप। ठीक है, तो क्या करूंगा, एक्सेलरेशन होता क्या है सर, एक्सेलरेशन होता है डीवी वेक्टर बाई डी टी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो डीवी वेक्टर है वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट डी टी का इंटीग्रल, ये होगा ना डीवी। तो अब मुझे यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन करो तो लिमिट देनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ, तो जब मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और जब तक मैं जा रहा हूँ उस ऑब्जर्वेशन तक, तो क्योंकि मुझे आर फाइनल 3 पे बताना है, पर वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा ना, वेलोसिटी मुझे किसी इंस्टेंट पे नहीं बतानी है अभी। इस क्वेश्चन मुझे क्या बताना है, आर फाइनल बताना है टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो मैं फाइनल टाइम इस लिमिट के लिए टी नहीं, 3 नहीं रखूंगा, इस लिमिट के लिए मैं फाइनल टाइम टी ही मानूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले जनरल फंक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए ना, कि वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे क्या है।
देन मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा, तब मुझे पोजीशन मिलेगा, तो उसमें मैं टाइम टी इक्वल टू 3 रखूंगा। अगर आप इसमें टाइम टी इक्वल टू 3 रख देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, पर मुझे वेलोसिटी थोड़ी पूछी गई थी, तो मैं यहाँ पे टी फाइनल 3 नहीं रखूंगा यार। बहुत बच्चों को डाउट होता है, मेरी बात फिर से समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे टी फाइनल 3 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अगर आपने गलती से टी इक्वल टू 3 रख दिया फाइनली, तो आपको क्या देगा कि वेलोसिटी है जो 3 सेकंड में देगा फाइनल वेलोसिटी। पर मुझे तो वेलोसिटी 3 सेकंड में पूछा ही नहीं है, मुझे तो पोजीशन पूछी है ना। तो पोजीशन के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्योंकि पोजीशन क्या है, पोजीशन है सर वी डी टी, वी डी टी है ना पोजीशन, ये है ना डी आर, डी आर का इंटीग्रल, ये पोजीशन का है। तो पहले मुझे फंक्शन तो मिले वेलोसिटी का, किसी भी टाइम टी पे कैसे वेरी कर रहा था, मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तब मुझे टी आर मिलेगा, तो यहाँ पे मैं टाइम टी 3 रखूंगा, ठीक है। तो ये आई थिंक मेरी बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आए तो कोई लेक्चर को थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड बैक करिएगा, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं बोला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखिएगा लिमिट रखते वक्त। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इनिशियल देखिए दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी ये रहा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ यू आई। उस समय घड़ी में हो रहा था 0 सेकेंड, जब मेरे क्लॉक में टाइम टी हुआ तो उस समय वी वेक्टर फाइनल होगा, मुझे नहीं पता वी वेक्टर फाइनल कितना है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करके मैं लिमिट पुट करता हूँ। विजिबल है क्या, हाँ विजिबल है। तो लिमिट पुट करूंगा, डी वी वेक्टर का इंटीग्रल आ जाएगा वी वेक्टर, वी वेक्टर में लिमिट रखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वी वेक्टर माइनस यू इनिशियल वेक्टर, ये रख दूंगा, दिस इज इक्वल्स टू ए डी टी। तो एक्सप्रेशन देखिए ऑलरेडी आपको फंक्शन दे रखा है ना, तो आपको वही वाली वैल्यू पुट करनी है। तो पहले एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर वाई को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ए वेक्टर का नेट वैल्यू मिलेगा। तो उसको एक ही बार में कर लेते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 60 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ टी, ठीक है। ये पूरा का पूरा किस में आएगा, आई कैप में, देन प्लस, क्योंकि ये जे का जे के साथ में 3 का इंटीग्रल आ जाएगा 3 इंटू टी, ये पूरा का पूरा जे कैप में आएगा, और इस पूरे पे लिमिट लगानी है, को कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, ठीक है। क्योंकि पूरे पे लिमिट क्या है इंटीग्रल में, 0 से टी है ना एक्सप्रेशन में, तो वही मैंने लगा दी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखिए, अब यहाँ से मुझे यू इनिशियल चाहिए, आई कैप प्लस 2 जे कैप है ना। तो अब देखिए, अब क्योंकि मुझे फाइनल वेक्टर भी मुझे नहीं पता क्या वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी हो सकता है, मैंने बोला था ना पहले आपसे। तो फाइनल वेक्टर भी मुझे नहीं पता, मैं उसको निकालने के लिए ये काम कर रहा हूँ सारा, तो मैं भी उसको भी वेक्टर मान लेता हूँ माइनस इनिशियल वेक्टर टाइम टी जी को 0 पे मुझे दे रखा है, वेलोसिटी कितनी है, आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये कितनी हो जाएगी, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये इनिशियल वेक्टर मैंने पूरा का पूरा माइनस कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पूरे पूरे फंक्शन में क्या है, टाइम टी है, टी वैल्यू हर जगह है। तो जब आप इनिशियल की जगह लिमिट में टी 0 रखेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल वाली जो टर्म है, वो इनिशियल टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। मुझे इनिशियल टर्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली जो जहाँ टी है ना फाइनली, तो वहाँ टी ही रखना है, तो मैं उसको जस्ट स्मॉल टी से रिप्लेस कर दूंगा, पूरा पूरा वैल्यू एज इट इज आ जाएगा, बस उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यह जाएगा 2 3 6, यानी कि टी स्क्वायर प्लस ऑफ टी आई कैप, ठीक है, एंड इधर प्लस ऑफ 3 टी जे कैप। अब यहाँ पे अगेन सब लिमिट पुट करते हैं 0 से टी, तो टी रखेंगे तो पूरा टाइम यही आएगा, माइनस जब टी को 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपके पास मिनट वैल्यू आ गई। यहाँ पे जे वेक्टर मत भूलिएगा, जे वेक्टर है, ये आपको वी वेक्टर मिला, तो पहले वी वेक्टर निकाल लेते हैं अच्छे से। यहाँ से वी वेक्टर क्या हो जाएगा, अब मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, ये आई कैप प्लस 2 जे कैप था ना, हाँ यहाँ पे आई कैप था, सॉरी, ये आई कैप है, हाँ। तो अब ये वाला पूरा पूरा वेक्टर उस तरह भेज दूंगा ना, तभी तो मुझे वी वेक्टर मिलेगा। आई कैप के साथ जुड़ जाएगा, जे कैप के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको मैं कैसे जोड़ूंगा, इधर तो इनिशियली 3 टी स्क्वायर है प्लस टी आई कैप, मैं एक बार ना यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसे जोड़ते हैं, बाकी अगली बार से मैं ऐसे अलग से नहीं करके दिखाऊंगा ना आपको, एक बार में समझ आता है चाहिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ। इस बार मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं इस बार इधर ले आऊँ तो क्या बोलूंगा, आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप, बहुत बेसिक करके दिखा रहा हूँ मैं इस बार, लेकिन हर बार नहीं दिखाऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बोलूंगा कि आई कैप और आई के साथ जोड़ लूंगा, तो क्या बोलूंगा यहाँ पे 3 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, क्योंकि एक 1 बच जाएगा ना वहाँ पे, आई कैप। अब बहुत बच्चे बोले सर आई कैप तो कॉमन कर लिया, कुछ बचा ही नहीं, अरे आई कैप को मैं 1 इंटू आई कैप भी तो लिख सकता हूँ, 0 इंटू आई कैप थोड़ी लिखूंगा, तब तो 0 आता वहाँ पे, यहाँ पे 0 थोड़ी आएगा, 1 आएगा जब मैं आई कैप को पूरी कॉमन करूंगा तो। प्लस ऑफ जे कब कॉमन कर लूंगा तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 3 टी प्लस ऑफ 2 इंटू जे कैप। ये क्या आया सर, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। मुझे क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा सर, वही सेम चीज, अब जो मैंने पूरा काम किया आपको आगे से ही काम करना है। तो यहाँ से पॉज करके एक बार ट्राई करिए, नहीं होता मैं आगे इंस्ट्रक्शन बता ही रहा हूँ।
कि यहाँ से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो डी आर वेक्टर है वो हो जाएगा वी वेक्टर डॉट डी टी का इंटीग्रल। इंटीग्रल ध्यान रखिएगा इस बार, अब देखिए लिमिट ढंग से रखिएगा इस बार। टाइम टी जीरो पे क्या है, पोजीशन जीरो है, नहीं पोजीशन इनिशियली आपको दे रखा था क्वेश्चन में, देखिएगा पोजीशन जीरो क्या देखा हूँ, टी इक्वल टू जीरो पे आपका पोजीशन है 2,3, मतलब कि 2 i कैप प्लस 3 j कैप, तो मैं 2,3 लिख लेता हूँ या फिर पी पोजीशन लिख लेता हूँ, ऐसे 2,3 लिख लेता हूँ। इसका मतलब है 2 i कैप प्लस j कैप, मैं उसको ब्रैकेट ब्रैकेट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे। इस पर बताइए टाइम टी को कितना रखना चाहिए। अब देखिए मैं, आप कंफ्यूज ना हो ना, इसलिए मैं क्या बताता हूँ, हर मेरी बात सुनिए, कि आप हमेशा जब भी इंटीग्रेट किया करिए ना, फाइनल टाइम को टी ही रखा करिए। फायदा क्या होगा ना, आपको पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम टी मिल जाएगा, तो आप उसमें अलग से थ्री पुट कर लीजिएगा, आपको पोजीशन थ्री पे मिल जाएगा। अगर कुछ फाइव पोजीशन बताइए तो आपको टी इक्वल टू फाइव पुट करना है, फाइव पे भी मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर ऐसा कर दिया कि आपने फाइनल पोजीशन थ्री रख दिया, तो गलत नहीं है, इस सवाल के लिए गलत नहीं होगा। आपको पोजीशन चाहिए 3 सेकंड पे, आप टी फाइनल को 3 सेकंड रखेंगे, 3 सेकंड पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन हो सके, मैं बहुत बार क्वेश्चन में लेंदी करने के लिए, जैसे कि ऑप्शन मतलब 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, मान लीजिए आपके बोर्ड्स में जैसे आ सकता है कि एक क्वेश्चन देगा, जैसे एक क्वेश्चन था उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है, पोजीशन बताइए 3 सेकंड पे, पोजीशन बताइए 5 सेकंड पे, पोजीशन बताइए 10 सेकंड पे, क्या आप 3 बार बार पर ही इंटीग्रेशन करेंगे, 3 सेकंड पे अलग इंटीग्रेट करेंगे, 5 सेकंड पे अलग करेंगे, 15 सेकंड पे 10 सेकंड पे अलग करेंगे, थोड़ा मतलब डिसकंफर्टेबल है ना, अनकंफर्टेबल, सही नहीं है ये। तो क्या करना चाहिए हमें, आप हमेशा ना टी पुट करिए, क्योंकि टी पुट करने में फायदा है। लेकिन हाँ, अगर मैं ढंग से बताऊंगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन की बात कर रहा है, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। तो हाँ जी, ये बोला था कि आप यहाँ पे टी जी क्वेश्चन थ्री पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत, आपको पता है कि एक ही क्वेश्चन पूछा है टी जी क्वेश्चन थ्री पे, तो आप डायरेक्टली फाइनल टाइम को टी पुट कर सकते हैं, वो पोजीशन है फंक्शन, पोजीशन टी जी क्वेश्चन थ्री पे मिल जाएगा। लेकिन आप बाय डिफॉल्ट ना टी पुट किया करिए, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, मतलब मोस्ट केस में फायदा ही देगा वो। ठीक है, तभी आपको दोनों तरह से पुट करके दिखाता है, फिर दोनों 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 तरीके से पुट करने की कोई जरूरत नहीं है अलग अलग, आप इसी से समझ जाएंगे। जो मैं टी पुट कर आप थ्री कर रहे होंगे, तो आपको थ्री मिल जाएगा सिंपली। मैं अभी क्या पुट कर रहा हूँ, टी पे निकालता हूँ, रैंडम टाइम टी पे, मुझे ना थोड़ा इसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो एट रैंडम टाइम टी पे पुट कर रहा हूँ मैं दोनों सेकंड पे, ठीक है, टाइम टाइम टी पे। तो देखिए क्या दे रहा है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इधर तो वी डी टी ना, तो पहले वी की वैल्यू रखिए, देखिए वी का आपको ऑलरेडी दे रखा है ना, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको अलग अलग एक्स वाई में इंटीग्रेट करने से बढ़िया है कि आप एक ही बार में इंटीग्रेट कर लीजिए, तो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ। अच्छा, डी आर का इंटीग्रल क्या आएगा, आर वेक्टर, उसमें रखूंगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो फाइनल वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन एट टाइम टी, यानी कि फाइनल पोजीशन जो कि आर वेक्टर है एट अ टाइम टी पे। अब देखिए ये वैल्यू में थ्री रखता तो टी इक्वल टू थ्री वाली वैल्यू होती, पर मैं टी पे निकाल रहा हूँ जस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे टी की जगह थ्री आ जाता है। माइनस कर दूंगा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है सर, 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वी वेक्टर इंटू डी टी का इंटीग्रल, पहले वी वेक्टर रखिए, अभी वी वेक्टर रखना नहीं है आपको, सिंपली इसे इंटीग्रेट कर लीजिए ना, आपको पता है ना वी वेक्टर यहीं पे ऊपर देखिए दिख रहा है आपको, ये वी वेक्टर, ये वी वेक्टर यहाँ पे, ये वाला आई कैप जी का वाले कंपोनेंट है ना, इन्हीं को इंटीग्रेट करना है, तो पहले इसको इंटीग्रेट करिए। थ्री टी स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा टी क्यूब, प्लस ऑफ टी का इंटीग्रल आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, प्लस वन का इंटीग्रल आ जाएगा वन, ये पूरा आ गया इंटीग्रल, ये पूरे के साथ आई कैप लगा देना ना, कि आई ए आई कैप वाला टर्म है, देन जे का वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो थ्री टी का इंटीग्रल आ जाएगा कितना, थ्री इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, देन प्लस ऑफ टू इंटू टी, और ये पूरा पूरा टर्म किसमें है, जे कैप। अब इसमें लिमिट ध्यान रखिए, पूरी टर्म में लिमिट लगानी है, पूरी की पूरी टर्म में क्या लगानी है, लिमिट, कहाँ से कहाँ तक सर जाएगी, जीरो से टी। पर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे टी नहीं पुट करना, थ्री वाला पे चेक करना, डायरेक्टली मैं यहाँ पे निकालता पोजिशन फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है, क्या बोलता है, पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, और यहाँ पे अगर मैं थ्री पुट कर देता तो पोजीशन एट थ्री आ जाता, क्योंकि सिंपल इसको जाकर ऐड कर देना है। इस ये अगर टी की जगह थ्री होता तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती पूरी की पूरी, उसमें अगर ये वेक्टर ऐड कर दिया तो पोजीशन एट थ्री मिल जाता, पर क्योंकि मैं टी पे निकाला तो और अच्छी बात है, आपको टी पे सारा मिल जाएगा। अब उसमें टी जी कुछ थ्री स्पेशली अलग से पुट कर लीजिए, थ्री जी थ्री पोजिशन आ जाएगा। तो खैर अभी के लिए ऐसे ही मैं टी के साथ कर रहा हूँ, मैंने बता दिया टी जी कुछ थ्री डायरेक्टली कैसे निकालना है। अच्छा, तो पोजीशन एट अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया मेरे पास,
क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो देखिए जीरो है, तो देखिए इसके हर एक टर्म में जीरो है क्या, नहीं है, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है, इसमें टी नहीं है, तो यहाँ पे एक टर्म बच जाएगी। पुट करिए फाइनल लिमिट, पुट करिए टी। अच्छा पहले रुकिए ना, अभी फाइनल लिमिट नहीं, अभी यहाँ पे माइनस भी लगेगा इधर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा है कलर। माइनस ऑफ, हाँ ये विजिबल है, टू आई कैप प्लस ऑफ थ्री जे कैप, ये कलर आई थिंक विजिबल है ना सही। दिस इज इक्वल टू फाइनल लिमिट पुट करूंगा टी, ये आ जाएगा टी क्यूब प्लस ऑफ टी स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ वन आई कैप, ठीक है, एंड प्लस ऑफ थ्री टी स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ टू टी जे कैप, ये फाइनल लिमिट टी पुट किया, माइनस करूंगा इनिशियल लिमिट, जी इनिशियल लिमिट पुट करूंगा जीरो, तो अगर इसमें जीरो रखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वन आई कैप बचेगा, और इसमें जीरो लूंगा पूरा पूरा जीरो बच जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि इस आई कैप में से ये आई कैप घट जाएगा तो वन ऑलरेडी है, एक वन चला जाएगा, तो वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब अभी मुझे ना डायरेक्टली हो जाता है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे बेसिक से, एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको साफ 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 दिखेगा कि इसमें कहीं भी टी की टर्म नहीं है, बस एक जगह है जहाँ पे टी की टर्म नहीं है। जब इनिशियल टी को जीरो पुट करेंगे, जब टी वाली टर्म वो जीरो हो जाएगी, तो हर जगह जीरो आ जाएगा एक्सेप्ट ये वन छोड़ के, तो एक वन आई कैप बच जाता। तो आप टी फाइनल में टी इनिशियल इतनी बड़ी वैल्यू रख के पुट कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या है टी फाइनल को टी रहने दीजिए, उसमें से आई कैप में से वन यूनिट घटा दीजिए, आई कैप पे ये वाला पार्ट है, यहाँ से मैं वन घटा दूंगा सिंपली। वही काम देखिए मैं यहाँ पे इतने लेंदी तरीके से कर रहा हूँ, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे, आप इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट हमने स्टार्ट की है फिजिक्स काइनेमेटिक्स की, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ। बाकी आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करती रहनी है अपने लेवल पे, ताकि इन सब क्वेश्चन का हैबिचुअल हो जाए कि फटाफट इसको कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। इतनी चीजें बार बार लिखने का टाइम नहीं होता एग्जाम में इतना ज्यादा, पर मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल ही। तो कहने का मतलब मैं पूरे में बस वन हटा दूंगा तो मेरा सिंपल डी वी, जो भी वो वैल्यू आ जाएगी, तो मैं आज क्या बोल सकता हूँ, आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए वही काम मैंने बोला कि अब इस बार मैं अलग से नहीं बताऊंगा, मैं इसमें क्या डायरेक्टली ऐड करूंगा, ये पूरा का पूरा माइनस है ना, तो उधर जाके पूरा पूरा प्लस हो जाएगा, आई वाली टर्म आई में जोड़ दूंगा, जे वाली टर्म जे में जोड़ूंगा, तो यहाँ पे आई के साथ कौन कौन बच रहा है, यहाँ पे आई के साथ बच रहा है सर टी क्यूब प्लस ऑफ टी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इस वन से ये वन चला जा चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। देन आगे मैं टू एक्स्ट्रा पुट कर दूंगा ना इसकी वजह से, टू आई कैप, और ये पूरी पूरी टर्म आई कैप में पैक हो जाएगी। देन मैं जे कैप के साथ पकड़ूंगा, तो जे कैप में कौन कौन इधर राइट हैंड साइड में, जे कैप में सर थ्री टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, थ्री टी स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ टू टी, और जे कैप में कुछ नहीं है, लेकिन ये वाली टर्म भी तो जाएगी जे की तरफ, जे कैप की तरफ, तो प्लस ऑफ थ्री आ जाएगी, पूरी पूरी टर्म जे में पैक हो जाएगी। अब ये क्या मिला आपके पास, आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब कि आप जैसे इसमें टाइम टी पुट करेंगे आपको पोजीशन वेक्टर मिलता जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए, अब अगर एक मुझे 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, जितने भी सेकंड पूछे मैं अलग अलग टाइम पुट करता जाऊंगा, मुझे वैल्यू मिलती जाएगी, नहीं तो क्या करना पड़ता, हर बार टी को थ्री, फिर फाइव, टेन अलग अलग पुट करके अलग अलग इंटीग्रल लिमिट निकाल निकाल के हालत खराब हो जाती है सॉल्व करने में। ये कुछ अप्रोचेस हैं क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व करने का, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो पता हो गया आपको कैसे करना है, डीबी बाई डी टी डी आर बाई डी टी कैसे करना है, लेकिन उसको सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया। अब इसमें टी जी क्वेश्चन थ्री पुट कर लीजिए, तो अगर मैं टी जी क्वेश्चन थ्री पुट कर दूँ तो आर एज फंक्शन, आर एज टी जी क्वेश्चन थ्री सेकंड पे कितना आ जाएगा वेक्टर, जहाँ जहाँ टी हम आवा थ्री कर लीजिए, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27 प्लस ऑफ थ्री थ्री जा नाइन बाई टू, ठीक है, नाइन बाई टू, और प्लस ऑफ टू आई कैप, और इतना जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27 डिवाइड बाई टू प्लस ऑफ थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री, थ्री जा सिक्स प्लस थ्री जे कैप, तो इसको क्या लिखूंगा, 27 प्लस टू 29, ठीक है, नाइन बाई टू, ये पूरा आई कैप में, देन सिक्स प्लस थ्री नाइन, तो 27 प्लस नाइन, दिस डिवाइड बाई टू इंटू जे कैप, तो अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो हो जाएगा नाइन टू जा 18, कैरी वन, टू टू जा फोर, वन फाइव, प्लस ऑफ नाइन, ओवरऑल कितना हो जाएगा 61 आई थिंक हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये, 67 हो जाएगा ना, तो उसको सिंपली 67 लिख लेता हूँ, नहीं कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, 58 प्लस नाइन है, एक सेकेंड यहाँ पे, 58 हो जाएगा 67 होल डिवाइड बाई टू,
ये आई कैप में आ जाएगा, देन प्लस ऑफ 9 टू जेड 18, और 18 प्लस 27, 14 and 50, कैरी आ गया 1, 21314, कुल डिवाइड बाई 2, जे कैप। ये पूरा का पूरा आर आ गया आपके पास एट थ्री इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कि कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर डेसिमल में पूछे तो डेसिमल में निकाल सकता हूँ, 2 3 जा 6 1 7, 2 3 जा 6 1 7, 2 5 जा 10 30, आ रहा है ना, सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 1 7, 2 5 जा 10, हाँ आई कैप, प्लस ऑफ 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10 जी कैप, ठीक है। ये क्या है, जस्ट मतलब टाइम पास कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाइए। एज इट इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये पोजीशन वेक्टर आ गया। पर आई थिंक वो क्वेश्चन समझ आए तो कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। मेन क्या क्वेश्चन आपको बताता हूँ। वेलो एक्सेलरेशन गिवन था, वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से पोजीशन निकाला, पोजीशन में टाइम टी पुट करा, और इतना ही काम करना था इसमें, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन से मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करा दिया, आप तो अब इसमें कंफर्टेबल हो चुके होंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको मेरी बात समझ आ चुकी है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन में क्या अंतर है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब कि जस्ट एक आपको टाइम दिया होगा, टी इक्वल टू 2 पे 3 पे एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, उस पे इंटरवल, उस पे एक्सेलरेशन बताइए। एवरेज में क्या है, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन का इंटरवल गिवन होगा, तो इंटरवल का मतलब कि एवरेज पूछ रहा है, या फिर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब वो पूछ सकता है। तो कांस्टेंट में इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। इतना था। अब थोड़ा सा नॉर्मल लाइक का लॉजिकल थोड़े कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मैं जैसा आपको कुछ, क्योंकि मैंने आपको इतना वो सब पढ़ाया था वेलोसिटी एक्सप्रेशन इसके पहले लेक्चर्स में, तो उस बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं उसमें कंक्लूजन्स क्या है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट ये है कि मुझे बताइए कि अगर, मुझे ये बताइए पहला स्टेटमेंट कि अगर मान लीजिए मैं दे दूं एक्सलेशन वेक्टर जी इक्वल टू जीरो, मैं बता दूं कि मैंने बाइक पे या फिर साइकिल पे कोई एक्सलेशन नहीं लगाया है, ठीक है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है। तो क्या इससे आप क्या समझते हैं, ये इम्प्लाइज का साइन है, क्या इसका साइन है, इम्प्लाइज दैट कि अगर एक्सलेशन वेक्टर जीरो है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो होगा, बताइए। अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है बताया, उस बेसिस पे आप मुझे इस स्टेटमेंट का बताइए क्या है ये, मतलब ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, ट्रू या फॉल्स, या फिर जो का कॉन्ट्रडिक्शन, ये कैसा स्टेटमेंट है, सही है, टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन है, कैसा स्टेटमेंट है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी आपको थोड़ी सी, आप बोलेंगे यस सर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरी वेलोसिटी जीरो होगी, पर ऐसा बिल्कुल हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बोलेंगे सर नहीं मैं मानता हूँ ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप बोलेंगे जब मैं बाइक पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगाऊंगा तो मेरी बाइक रेस्ट पे रहेगी और वो मूव नहीं करेगी। पर नहीं, मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताता हूँ। अगर आपको याद हो, कई बार हम क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल फैमिलीज में क्या होता है आपको बताता हूँ, बाइक जब लोग चला रहे होते हैं, कई बार हमने किया होगा कि जब बाइक अपनी स्पीड में बाइक स्टार्ट करती है तो बाइक के पास क्या होता है, कुछ स्पीड होती है ना, बाइक के पास कुछ ना कुछ स्पीड होती है। हम लोग कभी फ्यूल बचाने के चक्कर में जो की है ना उसको पहले ही ऑफ कर देते हैं। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ऐसे किया होगा, मतलब जिन्होंने ऐसा, तो आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी अपने फादर है मतलब कभी से किसी के साथ कार बाइक पे बैठे होंगे, कार में कई बार बैठे होंगे, तो क्या करते हो क्लच ले लेते हैं ताकि वो गियर से कुछ वो अलग बात है, उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट कहने का मतलब है कि कई बार हम लोग बाइक को पहले ही ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, पर क्योंकि हमारी बाइक स्पीड में थी, हमारी बाइक पहले से चल रही थी, तो बाइक सडनली रुक नहीं जाती है, बाइक चलती ही रहती है। उस केस में मैं बाइक पे कोई एक्सीलरेशन नहीं लगा रहा, पर फिर भी मेरी बाइक मोशन में है। अब वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम इसलिए हो रही है क्योंकि फ्रिक्शन और ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट्स हैं, हमारे सराउंडिंग में वो सब है, इसलिए हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी। पर एज अ आइडियल केस जहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस या फिर कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स नहीं मानते हैं, वहां पे ब्लॉक बिल्कुल स्मूथ, अगर आपने 2 मीटर पर सेकंड अपनी बाइक को बंद करा है तो ब्लॉक बाइक आपकी 2 मीटर पर सेकंड में कंटिन्यूअसली मूव करेगी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ हम आगे बताएंगे। उनका सेकंड लॉ यही था कि वो वेलोसिटी को चेंज का ही, जो चेंज होता है मोमेंटम का चेंज होता है वही फोर्स से रिलेटेड होता है। तो आई थिंक मेरी बात समझ आए कि हाँ सर, अभी तो मुझे याद आया कि कई बार जब हम लोग बाइक को ऑफ कर देते हैं उसकी की, तब भी हमारी बाइक चलती रहती है जबकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सलेशन तो जीरो हो गया था पर वेलोसिटी जीरो उस इंस्टेंट सडनली नहीं हुई, तो मतलब एक्सलेशन जीरो हो फिर भी वेलोसिटी वेक्टर नॉन जीरो हो सकता है, हाँ मे बी इट इज जीरो। लेकिन अगर आपकी बाइक खड़ी है, रेस्ट पे ऑलरेडी है, तो आप की लगाइए, उसको ऑन करिए, देन की घुमा के उसको अगेन से ऑफ कर दीजिए, फर्क ही नहीं पड़ता।
आपने एक्सेलरेशन उसको शुरू से कभी नहीं दिया, इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा, लेकिन पहले से मोशन में है, आपकी बाइक पहले से मोशन में थी, पहले आपने एक्सेलरेशन दिया था, सडनली आपने एक्सेलरेशन जीरो कर दिया, पर वेलोसिटी उस समय उस इंस्टेंट पे थी उसके पास, तो उसकी वेलोसिटी वजह से वो मूव करेगी आगे। तो ये स्टेटमेंट बोलना, इस पे कोई मतलब वो नहीं है कि हम एज अ फैक्ट कुछ बोल नहीं सकते कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी ही होगी, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ये बहुत ही लॉजिकल है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी लॉजिकल, अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में जेईई मेंस में कई बार देखने को मिले हैं, बिल्कुल ऐसे ही फैक्ट टू फैक्ट मिले हैं, तो ये सब समझ आएगा आपसे, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। बहुत बेसिक फैक्ट है, आई थिंक आपको समझ आ चुका मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मूव करते हैं एक नेक्स्ट लॉजिक पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये पहला फैक्ट था। नेक्स्ट फैक्ट मान लीजिए मैं आपको दूसरा दूं। अच्छा, यहाँ से एक स्टेटमेंट और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तो पहला स्टेटमेंट था कि वेलोसिटी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। अब मैं फैक्चुअली क्या बता सकता हूँ, मतलब कुछ तो मतलब स्टेटमेंट दे सकता हूँ ना जो ट्रू। हाँ, एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जीरो तो नहीं होगा, पर हाँ कांस्टेंट हमेशा रहेगा। ये कैसा, क्या मतलब से कांस्टेंट का? कांस्टेंट का मतलब ये है कि इनिशियल फाइनल सब बराबर होंगे। कहने का मतलब को समझाता हूँ कि जिस समय आप बाइक को ऑफ कर रहे हैं, इनिशियली उसके पास स्पीड लेट से v थी, आपने बाइक को ऑफ कर दिया, उन्हें एक्सेलरेशन आपने हटा दिया, यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो अगर आप कुछ देर बाद भी देखेंगे तो कि बाइक चलती रहती है, मोशन में होती है, तो ये बोल रहा है कि इसके पास फाइनल वेलोसिटी भी v होगा। पर इन रियल केस हमारे टायर्स के पास फ्रिक्शंस हैं और एयर रेजिस्टेंस हमारे ऊपर, कार के ऊपर, बाइक के ऊपर, सबके ऊपर आ रहा है, तो उनकी वजह से हम देखा जाता है या देखा गया है और ट्रू है कि जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बराबर नहीं आती है। और इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हम जीरो तो मान रहे हैं, पर क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। क्यों नेगेटिव हो जाता है सर? क्योंकि ये सब फोर्सेस पीछे की तरफ लग रही है, मेरे वेलोसिटी का अपोज कर रही है, इसलिए मेरी वेलोसिटी यहाँ पे कम दिखाई देती है। पर अगर मैं इनको हटा दूं, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन हटा दूं, अगर मैं आइडियल केस की बात करूं, तो हाँ ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की दोनों सेम हो जाएगी, मतलब ये कांस्टेंट है। अब अगर सर आप जो बात कर रहे थे रेस्ट के लिए, उसकी उसके लिए कैसे ट्रू होगा? उसके लिए भी ट्रू होगा। देखिए कि आपकी बाइक पहले से ही रेस्ट पे थी, पहले से रेस्ट पे थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। आपने की लगाया, चाबी लगाई, ऑन किया, ऑफ किया, एक्सेलरेशन दिया ही नहीं, इनिशियली भी तो रेस्ट पे ही रहेगी। जब तक आप उसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक थोड़ी भग जाएगी। आप चाबी लगाइए, 20 बार लगा के घुमाइए, उसको घुमाते रहिए, वहां पे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो इनिशियली रेस्ट पे, फाइनली भी रेस्ट पे रहेगी। तो यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट क्या मतलब, जो पहले है बाद में, इनिशियल फाइनल दोनों सेम होगा। तो पहले भी जीरो थी, फाइनली भी जीरो है, पहले भी यू है, फाइनली भी यू है। ये इसका ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। ये 100% फैक्ट है, ट्रू है, इसमें कोई ऐसा दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है, 100% ट्रू है। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें एक्सेलरेशन जीरो से दो स्टेटमेंट मिली। वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो नहीं, फॉल्स। मे बी जीरो हो भी अगर मे बी बोले कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, मे बी वेलोसिटी कैन बी जीरो, यस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर ये स्टेटमेंट बोला कि होगा ही होगा, एक्सेलरेशन जीरो पे वेलोसिटी जीरो होगी नहीं। ओके। तो एक्सेलरेशन जीरो पे हम लोग दो चीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। हाँ, इस स्टेटमेंट का बहुत ध्यान से इसको फॉलो करिएगा। दोनों स्टेटमेंट जो मैंने बताई ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और ये स्टेटमेंट को पता रहेगा तो आप अच्छे से काइनेमेटिक्स फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैं जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ टोप या फिर रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ आपको ना समझ में। एग्जांपल भी ऐसे ले रहा हूँ जो अपने आप डेली लाइफ में देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो यही बेसिस पे आपको एग्जांपल है, ताकि आपको समझ आए, रिलेटिव लगे आपको, ठीक है, थोड़ा सा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, और हाँ जी, अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये बोलूं आपको कि लेट्स से v इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इन स्टेटमेंट में ही ना एक्चुअली कैच छुपा होता है, इन्हीं की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। सॉरी, टाइम इंटरवल नॉट टर्मिनल, टाइम इंटरवल, ठीक है।
implies that a वेक्टर इज जीरो। ये implies का साइन है। क्या बोल रहा हूँ कि अगर बी वेक्टर किसी इंटरवल में जीरो है, अभी तक क्या बात हो रही, इंस्टेंट पे बात हो रही थी ना, लेट्स से कि जो मैंने आपको बोला था अभी, इसका स्टेटमेंट जो पिछला वाला स्टेटमेंट था कि सर अगर ए वेक्टर जीरो है तो बी वेक्टर जीरो होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इंस्टेंट पे बात हो रही है। तो इसका उल्टा, अगर बी वेक्टर जीरो है तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर जीरो होगा? लेकिन बातों को पकड़िए आप, मैं इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा, इंटरवल की बात कर रहा हूँ। इंटरवल का क्या मतलब है? इंटरवल का मतलब है कि दो टाइम सिग्निफिकेंट गैप हो जितनी, लेट्स से 2 सेकंड से 3 सेकंड एक इंटरवल है ना, 2 सेकंड से 3 सेकंड, 1 सेकंड गैप इनके बीच का, 1 सेकंड का इंटरवल है। तो यहां से लेके इस समय पे भी आपकी ब्लॉक जीरो पे थी, इस समय भी आपका ब्लॉक जीरो वेलोसिटी पे है, ठीक है। दोनों केस में आपकी बाइक क्या है, जीरो वेलोसिटी, मतलब इनिशियली भी जीरो थी, फाइनली भी जीरो है। तो बताइए क्या एक्सेलरेशन हमेशा जीरो, मतलब एक्सेलरेशन 100% जीरो ही होगा? ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इंस्टेंट बोलता तो ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैं इंस्टेंट बोलता, समझाता हूँ अभी आपको। मैंने कहा इंटरवल, इंटरवल का क्या मतलब है कि यहाँ पे दो केस बन गए, एक तो फाइनल केस, एक तो इनिशियल केस। और इनिशियल और फाइनल केस, दोनों ही केस में आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। अगर वेलोसिटी है, देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल डीवी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी का चेंज ही नहीं है ना। इनिशियली भी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है। तो जीरो अपॉन टाइम कितना है, 1 सेकंड का गैप है, 1 सेकंड। जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा, जीरो ही तो आ जाएगा, एक्सप्रेशन जीरो होगा 100%। ये मतलब इंस्टेंट पे, मतलब कि जस्ट 2 सेकंड पे मेरे पास वेलोसिटी जीरो है। क्या इस बार एक्सप्रेशन जीरो होगा? नहीं। अब समझता हूँ क्यों नहीं। आई थिंक अभी आपको समझ आई कि इंटरवल में क्या प्रॉब्लम, इंटरवल में क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि इंटरवल में मैंने एक फिक्स्ड इंटरवल दे दिया ना, कोई इनिशियल फाइनल के साथ डिफाइन कर पा रहे हैं। तो दो केस में अगर वेलोसिटी सेम हो गई, सेम है, एक बात तो पहले तो, वेलोसिटी सेम हो जाए ना तब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर मैं इस यही स्टेटमेंट बोलूँ कि नहीं, एक इंटरवल में मान लीजिए कि पास सेम वेलोसिटी हो तब भी वेलोसिटी जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि जीरो माइनस जीरो करें तब भी जीरो आता है, 5 - 5 करेंगे तब भी तो जीरो ही आएगा। तो ऊपर तो जीरो ही बैठ रहा है ना, 5 - 5, मतलब कि अगर इनिशियली भी 5 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकंड पे भी, 3 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों सेकंड में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब भी एक्सप्रेशन जीरो आता है। लेकिन इंस्टेंट पे कैसा पंगा है, हाँ इंस्टेंट पे जरूर पंगा है ना। इंस्टेंट पे क्या पंगा दिखाता हूँ। मैंने बोला कि सिर्फ 2 सेकंड पे, आज आपकी क्लॉक में 2 सेकंड हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, जीरो है। आपके पास ब्लॉक क्या है, आपकी बाइक रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे, जो भी एग्जांपल है आप ले लीजिए, ठीक है। क्या इस पे एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं। जरूरी थोड़ी है। आपको एग्जांपल देता, आपकी बाइक अभी आपके घर के वाले खड़ी है, ठीक है, ना तो इस पे कोई एक्सप्रेशन है, ना तो इसके पास कोई वेलोसिटी है। तो यहाँ की स्टेटमेंट सही है कि इस इंस्टेंट पे 2 सेकंड में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 2 सेकंड जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस समय इसके पास वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सप्रेशन भी जीरो है। और उस केस का ध्यान दीजिए जिस केस में जस्ट आप अबाउट टू मूव होते हैं, लाइक आपने गियर लगा लिया, क्लच ले लिया, एक्सीलरेटर ले लिया, क्लच जिस इंस्टेंट में छोड़ रहे हैं, उस सेकंड में सबसे पहले एक्सप्रेशन दिया ना बाइक को, आपने तो उसको एक्सप्रेशन दे दिया, पर उस इंस्टेंट पे तो बाइक मूव नहीं करी, उस इंस्टेंट पे तो वेलोसिटी जीरो है। समझाता हूँ केस इंस्टेंट पे। आप पूरा प्रॉपर बैग लेके रेडी हैं स्कूल जाने के लिए, कहीं भी जाना हो आपको, आप पूरा प्रॉपर रेडी हैं, जस्ट अभी ये वो वाला केस था, आपकी बाइक कहाँ है, आपके घर में गैरेज में खड़ी है। अब आप 2 सेकंड में देखिए, 3 सेकंड में देखिए, 4 सेकंड में देखिए, हर इंस्टेंट पे जीरो आएगा। मतलब किसी भी इंस्टेंट बोले तो वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। पर व्हाट इफ, अगर मैं उस केस की बात करूं जिस समय जस्ट आप अबाउट टू मूव है, आप मोशन करने जा, आप मूव करने वाले ही हैं, आपकी बाइक अभी जस्ट रेस्ट पे इंस्टेंट से हट चुकी है, आप एकदम रेडी हैं, आपने एक्सीलेटर लिया, क्लच हल्का सा छोड़ा, एक्सीलेटर दिया, क्लच छोड़ा, इस समय आपने एक्सीलरेशन पहले दे दिया, अभी आपकी बाइक मूव नहीं करी है, मैंने 2 सेकंड में देखा, आपने एक्सीलेटर दे दिया, क्लच छोड़ चुके हैं आप 2 सेकंड, उस इंस्टेंट पे आपका बाइक के पास एक्सीलरेशन है, जो कुछ भी आपने दिया यहाँ से उतना एक्सीलरेशन है, पर वेलोसिटी इनिशियली उस इंस्टेंट पे जीरो है। लेकिन अगले ही इंस्टेंट, अगर मैं 2 सेकंड पे ही ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो अगले 2.0000001 सेकंड पे भी अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, तो जस्ट उस सेकंड के बाद, क्योंकि एक्सेलरेशन दे दिया था मैंने, क्लच छोड़ दिया, तो मेरी बाइक फटाक से मोशन में आ जाएगी, मतलब मैं मूव कर जाऊंगा। इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ कौन सा केस है, यहाँ पे वाला केस है कि इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन एक्सेलरेशन भी जीरो था। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो जीरो है, इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है,
इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने एक्सेलरेशन दिया है, मैंने दिया है मूव करने के लिए, तभी तो मेरी बाइक आगे धीरे 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 मूव करेगी। अब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको ग्राफिकली समझ सकते हैं, हाँ मैं ग्राफिकली समझाता हूँ कैसे। देखिए दो केस है, मान लीजिए वी ओ है और ये टी है। ये पता है कौन सा ग्राफ है, मतलब हमेशा वेलोसिटी क्या है, जीरो ही है, मतलब एक्सप्रेशन जीरो नहीं है। तो इस इंस्टेंट पे जब आप बात करें, कांस्टेंट वाली बात है ना, कि इस समय आप 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड कैसे भी बात करिए, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हमेशा जीरो है। लेकिन ये वो वाला केस है, ये वाला देखिए ऐसा, जो ये वाला केस है ना, ये इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन देखिए स्लोप है, डीवी बाई डी क्या है, एक स्लोप आ रहा है, डीवी बाई डी क्या है, टेन थीटा, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, मतलब एक्सप्रेशन है यहाँ पे। टी इक्वल टू जीरो पे तो वेलोसिटी जीरो है, लेकिन टी इक्वल टू अगले ही सेकंड में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगले सेकंड में और बढ़ जाएगी, देन अगले सेकंड में और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ग्राफिकल मेथड समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो भी मैंने आपको चार स्टेटमेंट दिया, कसम से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा आपका। फॉर वी इक्वल जीरो फॉर टाइम इंटरवल, एक्सेशन इक्वल टू जीरो, फॉल्स। ठीक है, लेकिन यही मैं बोलूँ अगर फॉर इंस्टेंट, अगर मैं यही बोल दूँ फॉर इंस्टेंट, क्या बोलूँ कि वी वेक्टर इज जीरो फॉर इंस्टेंट। ठीक है, वी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो फॉर इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब जस्ट किसी इंस्टेंट पे जस्ट जीरो है, तो क्या मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कि चार स्टेटमेंट में दिलो दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, इनको समझ लीजिए, इनको फील कर लीजिए। मैंने एग्जाम्पल इसलिए से प्रैक्टिकल ले रहा हूँ ताकि आप रिलेट करके फील कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट, कसम करो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे वाले सवाल में बहुत यूज होगा। कॉन्सेप्चुअल अगर सवाल आएगा तो इन पे सवाल आएगा, अगर कैलकुलेशन पे सवाल आएगा तो जो मैंने करवाया कैलकुलेशन उस पर इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलेट कैलकुलेट करने पे सवाल आएगा। तीसरे टाइप का सवाल बनता है कन्वर्जन बेस्ड। दो टाइप के सवाल कंप्लीट कर लिए हैं जी मीन्स के। एडवांस में कैसा सवाल आता है, जो मैंने सिंपल एवरेज स्पीड का दिखाया था ना, वैसा कॉम्प्लिकेटेड आता है। तो उसमें आपको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सब कुछ अच्छे से लगाना आना चाहिए। थर्ड टाइप का सवाल बचता है आपके पास रिलेशन का। अच्छा, रिलेशन से पहले एक पार्ट और छूट रहा है, पहले इसको समझ लीजिए फिर हम रिलेशंस पहुंचते हैं। देखिए कभी भी वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कभी भी किसी भी वेलोसिटी के पास कितने कंपोनेंट होते हैं सर? दो कंपोनेंट होते हैं एक्चुअली। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं, आपने किसी वेलोसिटी को v से प्रोजेक्ट करा है ऐसे, ठीक है, आपने उसको एक्सलेशन दिया है ऐसे। ये कैसा एग्जांपल है सर, ये समझ नहीं आप क्या बोलिए, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट से ऐसा समझिए कि एग्जांपल इसका क्या लिया जाए। लेट से मेरे पास पेन है, ठीक है, ये पेन मूव तो ऐसे कर रही है, मूव तो ऐसे कर रही है, v वेलोसिटी इधर दे रहा हूँ। अच्छा नहीं, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा बताऊँ क्या है, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा बदलने की, एक ऐसा आपने थ्रेड लिया होगा, थ्रेड, थ्रेड में अगर आपने कभी कोई स्टोन स्टोन मतलब फास्टन किया, हमने तो बचपन में बहुत किया था सर, आपने भी कभी कुछ किया ही होगा ऐसा। आपने थ्रेड लिया होगा, कुछ भी लिया होगा जो यहाँ पे बल्कि होगा, यहाँ पे बीच में थ्रेड लूज होगा कुछ, और यहाँ पे अपने पिन अपने फिंगर से पिन कैसे घुमाया हो। सर मेरे पास कुछ है क्या मेरा घुमाने के लिए? अभी तो कुछ ऐसा नहीं होगा, पर हाँ एक वायर है जस्ट ये। तो यहाँ पे देखिए एक बल्कि चीज है, और ये मेरी थ्रेड की तरह काम कर रही है वायर, और ये हिंज पॉइंट है, ये पूरा हिंज पॉइंट जो मैंने हिंज कर दिया अपने हाथों से। अब मैं इसको देखिए रोटेट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। हालांकि अगर ये टाइट है ना, ये मेरी वायर यूएसबी केबल है, ये माउस का मेरे वायर, इसलिए इसमें वो नहीं हो रहा है कुछ। फ्री तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो आप ऐसे अपने आपका इसको जो ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए फिर भी कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है पूरा। देखिए अभी, अभी ये यहाँ पे है, अगले मोशन में ये यहाँ आ गया, देन यहाँ यहाँ यहाँ, इसकी डायरेक्शन बदल रही है। अभी आपके सामने है ना, अभी मेरे सामने है, अभी मेरे फिंगर के पीछे, मेरे फिंगर रेस्ट पे है, ये वाली फिंगर रेस्ट पे, मैं इसको मूव नहीं कर रहा। लेकिन जो ये वाला है ना, ये देखिए मूव कर रहा है, ये बगल में गया, आगे गया, इधर आया, पीछे आया, ये मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बदल रही है। ये क्यों बदल रही है इसको समझिए। ये इसलिए बदल रही है कि जब ये चीज बल्की है, जब मैं इसके बाद इसको रोटेट कर रहा हूँ, इसके पास दो एक्सलेशन आ सकते हैं। एक तो मैं यहाँ से जो दे रहा हूँ, हो सके मैं इसको एक्सलेट करूँ या ना करूँ, मैं कॉन्स्टेंट से घूमूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। पर अगर मैं इसको एक्सलेट करूंगा तो यहाँ पे एक एक्सलेशन इधर आएगा, जिसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो इसका रेडियस बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा स्प्रिंग के साथ पॉसिबल है, अदरवाइज ये स्प्रिंग टूट जाएगी। स्प्रिंग मैं बोल रहा हूँ, अगर एक्सलेशन मैं बढ़ा रहा हूँ, ये वाला एक्सलेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पे स्प्रिंग होना चाहिए, अदरवाइज ये स्ट्रिंग अगर होगा तो टूट जाएगी। स्ट्रिंग, स्प्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी लेंथ होती है, रस्सी, रस्सी को स्ट्रिंग बोलते हैं।
जो ये है ना रस्सी, ये इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लेंथ इतनी ही रहेगी, मैं कितना भी खींचूं टूट जाएगा पर बढ़ेगा नहीं। पर अगर ये स्प्रिंग होता, अगर ये, ठीक है पेपर नहीं कुछ भी, अगर ये स्प्रिंग होता, स्प्रिंग, तो मैं इसको खींचता ना तो ये टूटता नहीं, खिंच जाता। रबड़, रबड़ भी एक इन एक्सटेंसिबल मटेरियल है, ठीक है, रबड़ भी क्या होता है, खिंचता है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये ये खिंच, स्ट्रिंग क्या है सर, स्ट्रिंग एक, ये आप आगे पढ़ेंगे अभी एनएलएम में अच्छे से। स्ट्रिंग क्या है, फिक्स्ड है ना, नॉन एक्सटेंसिबल है। स्प्रिंग क्या है सर, कोई भी ऐसी चीज जो स्ट्रेचेबल है, जिसको खींचने पे खींच सकती है। तो क्योंकि आगे पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मैं, जब ये वाला एक्सटेंशन बढ़ता है ना, तो इसकी रेडियस को बढ़नी होती है, इसलिए अगर ये एक्सटेंसिबल नहीं तो टूट जाएगी बीच से। तो अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ बेसिक ये बता रहा हूँ कि इसके पास दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो ऐसा वाला कि जो इसकी इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, दूसरा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ये वाला एक्सेलरेशन जो है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ये इसकी डायरेक्शन बदलता है। तो जो आपको उसको घूमता हुआ दिख रहा है ना, इस पर जो घूम रहा है ना, इसका ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, जिसके वजह से घूम रहा है, वो कौन है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल। जिसको बाहर से सेंट्रीफ्यूगल मतलब होता है कि आप मतलब सुडो में पढ़ेंगे मेरे पास अच्छे से। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक ही चीज़ है, बस वो नाम मतलब रेफरेंस बताने की वजह से नाम अलग अलग है। तो कहने का मतलब जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है ना, उसका काम क्या है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलना। अभी ना आप इनकी इतनी डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, मैं समझ पा रहा हूँ, अभी अपने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं वो सब चीज़ें, आगे पढ़ेंगे। आपको मैं जो बता रहा हूँ इतना समझिए कि वेलोसिटी, देखिए दो एक्सेलरेशन होता है, मतलब कोई भी मैं ब्लॉक फेंक रहा हूँ, जैसे मैं कोई ब्लॉक ऐसे, जब मैं कोई ब्लॉक प्रोजेक्टाइल की तरह से फेंकता हूँ, ब्लॉक कोई भी बॉल फेंक रहा हूँ जैसे वी वेलोसिटी से, तो क्या है मेरे पास जी तो नीचे है ना, जी क्या है नीचे, ग्रेविटी नीचे है ना, ऐसे ही वही वाला केस क्रिएट हो रहा है कि जब भी कोई वेलोसिटी किसी एक्सेलरेशन के एंगल पे हो, एक्सेलरेशन मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक्सेलरेशन क्या मतलब है, एक्सेलरेशन होता क्या है, जो सिंपल एक फोर्स है ना, लाइक जो ये चीज है, मैं इसको धक्का मार रहा है, फोर्स दे रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ, तब ऐसे पुश कर रहा हूँ इसको, तो मैं फोर्स दे रहा हूँ, ये फोर्स है ना, एक बल दे रहा हूँ, मैं फोर्स दे रहा हूँ। फोर्स क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं इस ब्लॉक को कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि इसका मास कितना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतना मैंने फोर्स दिया होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आता कहाँ से, फोर्स की वजह से आता है ना, कोई जब कोई फोर्स देता है या लेता है तब एक्सेलरेशन आता है। तो मास को हम लोग हर बार कांस्टेंट मानते हैं, फिर मास मतलब नहीं बात करते हैं, फोर्स नहीं तो बात हो जाएगी, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन में बात करनी है। तो वही बात है कि ये जो बॉल है, मैंने इसको धक्का मतलब फोर्स तो इधर दिया, पर बॉल एक्चुअली मूव इधर करे, इसके दो कंपोनेंट होते हैं एक्सेलरेशन के। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है। अगर आपको कंपोनेंट वाला लेक्चर मेरा वेक्टर में याद हो, मैंने क्या बोला था कि कभी भी किसी वेक्टर का अगर मुझे किसी कंपोनेंट करना होता है किसी दो अलग डायमेंशंस में, तो मैं कैसे करता हूँ, उसके दो डायमेंशन बनाते हैं, एक तो ये वाला डायमेंशन जिसमें मुझे करना है, देन दूसरी डायमेंशन जिसके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर सर, इस वाले डायमेंशन के, गिवन डायमेंशन के जो परपेंडिकुलर ना, ये दूसरा डायमेंशन। तो किसी भी वेक्टर को दो तरीके से कंपोनेंट करते हैं, थीटा की तरफ क्लोज, क्लोज यानी कि पास, तो कॉस थीटा आता है। इधर क्या आता है सर, कॉस थीटा। किसका कंपोनेंट ले रहा हूँ, ए का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अगर आपको मेरा पुराना लेक्चर याद होगा तो आपको समझ आएगा मैंने कंपोनेंट लेना कैसे सिखाया था। और ये क्या आ जाएगा सर, तो बचा हुआ क्या होता है, क्लोज मतलब कॉस, तो जो क्लोज होगा, जो नजदीक होगा थीटा के, उसको कॉस थीटा बोलते हैं। जो दूसरा बचेगा वो ए साइन थीटा बच जाएगा। तो वो ध्यान से देखें। तो इस एक्सप्रेशन को मैं हटा दूंगा, अगर आपने वेक्टर देखा तो मैं जो भी कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस एक्सप्रेशन को मैं हटा दूंगा, मैं बोलूंगा इसके दो कंपोनेंट है, एक एक्सप्रेशन यहाँ लग रहा है cos थीटा, और एक एक्सप्रेशन यहाँ लग रहा है sin थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये ए था। तो जब मैं इन दोनों को बता रहा हूँ तो मैं इसको हटा सकता हूँ ना, कि वो चीज तो वही है। तो वही बात है यहाँ पे कि इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, एक तो इधर हो जाएगा ए cos थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ए sin थीटा। जो परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे तो वी वेक्टर है, तो वी वेक्टर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट रहे हैं। एक एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर, जो कि ये वाला है, देखिए परपेंडिकुलर, मेरे पाथ के, जो मेरा वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर है। एंड दूसरा एक्सप्रेशन होता है पैरेलल। पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं, 11 की तरह बना देते हैं, मतलब कि पैरेलल लाइंस पढ़ा होगा ना क्लास 10th में 9th में, ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंपल ऐसे दिखा देगा दो स्लैश। ये पैरेलल एक्सप्रेशन बता रहा है।
तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है कौन सा एक्सप्रेशन है सर? ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है सर? वेलोसिटी के पाथ के। तो जो एक्सप्रेशन वेलोसिटी के पाथ के अलोंग है ना, लेट्स से इसकी वेलोसिटी अगर इधर जा रही है, मैं इसी पे फोर्स लूंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो जो वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन होता है वो उस वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि जो एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt। ये वही वाला एक्सेलरेशन है, पैरेलल वाला एक्सेलरेशन है। कौन सा? ये वाला एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला पैरेलल वाला एक्सप्रेशन है। जब भी मैं लिखते हैं ना, तो ये एक्चुअली ये कोई भी मतलब ये डिवाइडेड फंडामेंटल है। पर इसकी दो चीजें, क्योंकि वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज आल्सो बी वेक्टर का डिफरेंशियल। तो वेक्टर में के पास दो चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो जो पैरेलल चीज है ना, जो पैरेलल वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। मतलब अभी वेलोसिटी इतनी है तो कल को बढ़ के इतनी हो जाएगी। पर क्योंकि ए तो वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, अगर मेरा मैग्नीट्यूड ना बढ़े, फिर भी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है। आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा भी हैवी बात बोल रहा हूँ ना अभी के लिए, तो जो ध्यान ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरा टू आई कैप यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा टू जे कैप यहाँ पे है। बताइए इन दोनों में क्या मैग्नीट्यूड डिफरेंस है? नहीं। मैग्नीट्यूड इसका भी टू है, मैग्नीट्यूड इसका भी टू है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt से मैं बोल दूंगा जीरो? नहीं सर, ये थोड़ी हो रहा है। ये तो डी स्पीड हो जाएगी, वेक्टर थोड़ी जीरो है। वेक्टोरली कैसे लिखूंगा? फाइनल वेक्टर टू जे कैप है, यानी कि डायरेक्शन बदली है, माइनस का टू आई कैप। क्या ये वैल्यू जीरो होती है? नहीं। इसकी वैल्यू कुछ आएगी ना रूट में। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कुछ रूट में आएगा। और अगर मैं इसका वेक्टर देखूं तो टू आई कैप यहाँ आएगा, टू जे कैप यहाँ, माइनस टू आई कैप यहाँ, मतलब कि एक्स इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा कुछ एक्सप्रेशन वेक्टर। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहे ना, अगर उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए तब भी वो चेंज माना जाता है। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, लेकिन मैंने डायरेक्शन बदल ली। इसको आई कैप में था, इसको बदल के मैंने जे कैप में कर दिया, डायरेक्शन वाई एक्सिस पे कर दिया। पर देखिए तब भी एक्सप्रेशन नॉन जीरो आ रहा है। पर जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन लगाया होगा ऐसे ही छोटे मोटे, उन्होंने लगाया dv/dt, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है चेंज? डायरेक्शन तो बदली है ना, तो डायरेक्शन भी बदलेगी तभी भी वेलोसिटी का चेंज कहलाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब फंडामेंटल ये है। तो ये समझ आया? तो मैं क्या बोल रहा था अभी, कि एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन बदल रही है, तो अब बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि सर क्या हो रहा है। कई बार क्योंकि एक्सप्रेशन का काम है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को बदलना। वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और वेक्टर। तो मुझे कब पता कि कब वो मैग्नीट्यूड बदलेगा, कब वो डायरेक्शन बदलेगा? ये तो मनमर्जी की बात रहेगी। जब एक्सप्रेशन का मन किया मैग्नीट्यूड बदल रहा है, जब उसका मन किया डायरेक्शन बदल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कब क्या बदलेगा? तो इसका ऐसे पता चलेगा कि जब जब भी किसी बॉडी पे आप एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो किसी थीटा पे हो सकता है, हो सके थीटा जीरो हो सके थीटा 90 डिग्री हो सके थीटा 180 डिग्री हो, जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, लिख के बताता हूँ। कोई ब्लॉक है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? हो सके आपका एक्सेलरेशन ऐसे हो 0 डिग्री पे, हो सके आपका एक्सेलरेशन 45 डिग्री पे हो सके आपका एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे हो सके आपका एक्सेलरेशन 180 डिग्री पे हो। वेलोसिटी इधर है, आपका एक्सेलरेशन इस तरफ 180 डिग्री पे हो जाए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी के नेगेटिव में है। ये रिटार्डेशन का केस है। किसका केस है? जो एक्सप्रेशन आपका क्या है, वेलोसिटी के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब कि एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे नेगेटिव है, वेलोसिटी को घटा रहा है। पर अगर इसी को एक्सप्रेशन को यहाँ लगा ले 0 डिग्री के साथ, तो ये एक्सलरेटेड है, एक्सलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सलेशन है। पर अगर मैं इसको किसी एंगल पे लगा दूं, तो ये वही वाली बात है। मतलब कहने का मतलब, मैं रैंडम जनरल केस क्या ले सकता हूँ कि कोई वेलोसिटी है जिसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन लग रहा है रैंडम थीटा एंगल पे। ये थीटा जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं जैसे आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला केस समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको पूरा फंडामेंटली चीजें समझ आ जाए। ठीक है, मैं वो वाला केस आपको समझा रहा हूँ कि कभी भी थीटा पे होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा इसका कॉस थीटा, जो कि वेलोसिटी के अलोंग आ जाएगा। दूसरा होगा साइन थीटा, जो कि इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो जो भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग आ रहा है, तो कभी भी अगर एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है, तो ये इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। कहने का मतलब कि ये एक्सप्रेशन इसके अलोंग है ना, तो अगर इनिशियली टू आई कैप है, तो अगले सेकंड में हो सके फोर आई कैप हो जाए, फाइव आई कैप हो जाए। पर जे कैप या और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के अलावा होती है, कभी डायरेक्शन नहीं बदल सकता। दूसरी इसी का उल्टा क्या है, ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी के क्या है, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब, ये कभी भी इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। अगर यहाँ पे वेलोसिटी मेरे पास टू आई कैप से चल रही है ना,
तो अगर ये परपेंडिकुलर है ना, तो हमेशा उसकी डायरेक्शन ही बदलता रहेगा, पर कभी उसकी वेलोसिटी 3 i कैप नहीं कर पाएगा। वो जब भी करेगा 2 i कैप से 2 j कैप, 2 j कैप कर देगा, 2 - i कैप कर देगा, 2 - j कैप कर देगा, पर टू ही रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदल पाएगा। तो आई थिंक अब मेरी आप बात समझ पा रहे हैं कि कब अब एक्सलेशन कैसे वेलोसिटी और डायरेक्शन के साथ डील करता है, आपको समझ आ चुका है, क्योंकि अभी आप तो फंडामेंटल बहुत बेसिक बेसिक देख रहे थे। अभी आई थिंक आप एक्सलेशन पूरा में ढंग से समझ पाए हैं, इंस्टेंटेनियस, एवरेज वैल्यू, जो भी वैल्यू है, ये क्वेश्चंस आपने देखा। अब आप ये समझ रहे हैं कि एक्सेलरेशन कब कब, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ भी बदल सकता है। कब कभी वो जो मैंने आपको घुमा के दिखा, तो वहां पे एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदल रहा है, और वही एक्सेलरेशन जब मैं बाइक पे लगा रहा हूँ तो बाइक पे उसकी वेलोसिटी बदल रहा है। तो कब ये कैसे हो रहा है, मतलब कब वेलोसिटी बदल रहा है, कभी डायरेक्शन बदल रहा है, तो आप समझ आया कि एक्सेलरेशन जो है ना, कभी थीटा पे होता है। जनरल जो जनरल उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो हमेशा v के किसी एंगल थीटा पे होता है। अब अगर जब v a के अलाउ हो जाए, तो आपके बाइक वाला केस बन गया। ये बाइक वाला केस बन गया कि जिधर वेलोसिटी में उधर एक्सेलरेशन भी दे रहा हूँ। अब ये कौन सा केस है सर, ये वाला कौन सा केस है जिसमें मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे ऐसे, जिसमें मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये कौन सा केस है? ये केस है परपेंडिकुलर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो नहीं बदल रही। अभी अभी लेट्स से एक कांस्टेंट, अब इसकी वेलोसिटी जो टिप है, टिप की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई 2 मीटर पर सेकंड मान लीजिए। मैग्नीट्यूड, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा 2 मीटर पर सेकंड। पर डायरेक्शन बदलता जा रहा है ना, डायरेक्शन कैसे बदल रहा है? यहाँ पे कहाँ है आई कैप, जे कैप, -i कैप, -j कैप, डायरेक्शन बदलता जा रहा है ना ऐसे ऐसे। अब मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में क्या बदल रहा है इसका, यहाँ पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है। मतलब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लग रहा होगा ना, ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो इसके अलाउ नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि अगर वेलोसिटी ऐसे है ना, तो एक्सेलरेशन ऐसे होगा, इस तरफ, मतलब ऐसे होगा परपेंडिकुलर। ये एक्सेलरेशन है तो ये वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी जा रही है तो ये एक्सेलरेशन इधर होगा, तो इसकी डायरेक्शन बदलता जा रहा है, देखिए बदलता जा रहा है। तो आपको समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है। आगे यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है ना, बिल्कुल परेशान मत भी आपको सर, काफी हो गया। अभी तो आप सर प्रमोशन पढ़ेंगे, बहुत दिन में अच्छी से बात समझ जाएंगे। पर हाँ, अभी इतनी बात समझ आ रही चाहिए कैसे कैसे कब कब कौन कौन बदलते हैं। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था, जस्ट रैंडम एंगल थीटा पे होता है। तो अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, तो जब मैं इसको नचा रहा हूँ, समझा दो क्या हो रहा है। जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ सर्कल में, तो जब आपकी वेलोसिटी यहाँ है ना, तो एक्सप्रेशन यहाँ लगता है, ठीक है। जब ये वेलोसिटी यहाँ आती है, डायरेक्शन बदल गई ना, देखिए यहाँ पे थी डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल के यहाँ गई, यहाँ आगे डायरेक्शन, तो एक्सप्रेशन यहाँ लग जाएगा। अब अगर ये यहाँ पे आएगा, तो डायरेक्शन फिर से बदल गया, तो एक्सप्रेशन यहाँ लगेगा। देखिए हमेशा एक्सप्रेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लग रहा है। मतलब जी वाला एक्सप्रेशन है, कभी इसकी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को कभी बदलेगा ही नहीं। जिसका मैग्नीट्यूड है वो हमेशा का हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, बट डायरेक्शन हमेशा बदलती जा रही है। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। वही क्या है, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बदल रहा है वो पैरेलल एक्सेलरेशन है। तो किसी भी एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा रैंडम थीटा पे होता है। आई थिंक यहाँ पे मेरी बात समझ आई। अब इनको, इनका मतलब इनको निकालें कैसे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको मेरा डॉट प्रोडक्ट वाला वेक्टर लेक्चर याद आना चाहिए, जो मैंने वेक्टर पढ़ाया था कि v इधर है और a इधर है, ये है थीटा। ये चीज थोड़ी सी अच्छी है ना, तो इसको ढंग से समझ लेंगे एक बार, तो आपका भी काम हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अच्छा, ए और बी हो गया। अब अगर मेरी बात आपको याद है, मैंने देखा है कभी जब वेक्टर डॉट होता है ना, डॉट, तो आपको याद होगा, लेट से ए यहाँ पे था, नहीं बी यहाँ पे, हाँ ए यहाँ पे था और बी यहाँ पे था, इनके बीच थीटा था, मैंने आपको कराया था वेक्टर, मुझे याद है। तो इनका डॉट कैसे लेते थे, कि अगर मुझे ए डॉट बी करना है, कि मतलब किसी एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे है, उसका मल्टीप्लिकेशन, तो बी का प्रोजेक्शन ए पे ले लीजिए, या फिर ए का प्रोजेक्शन बी पे ले लीजिए। तो ए तो ऑलरेडी ए में है, बी का प्रोजेक्शन ए में कितना आएगा, बी का कंपोनेंट आएगा ना, ये वाला कंपोनेंट बी का आएगा इधर, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए से। तो अगर मैं ए डॉट बी लिख रहा हूँ, ए डॉट बी लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं ए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख रहा हूँ। मैंने पढ़ाया था उत्तर में, मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि जो मेरा परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन है ना, अगर मैं इसको लिखूं, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ कि
ये जो मेरा ए पैरेलल, पहली बात ये लिखूंगा तो जो ए पैरेलल है, पैरेलल कौन सा एक्सप्रेशन है सर, ए तो यहाँ पे है, ए पैरेलल ये हो जाएगा जो कि वेलोसिटी बदलेगा, तो इसको क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ डीवी बाई डी टी, मॉड ऑफ, सॉरी, क्या लिखूंगा, डीवी इंटू वी का मॉड। अब ये आपको समझ आएगा मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। अगर आपको याद तो मॉड ऑफ वी क्या होता है सर, वी का मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है, ये वी का जो मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना, डिवाइड बाई डी टी, ये इसका पैरेलल एक्सेलरेशन देता है कि बॉडी पे पैरेलल एक्सेलरेशन कितना है। पैरेलल एक्सेलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी के अलोंग कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ये क्या बताएगा, ये इसकी वैल्यू बताएगा। जैसे कि भाई इस सर्कल के केस में बात करें तो अगर मैं ए पैरेलल निकालूं तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बदल नहीं रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो ए परपेंडिकुलर एक्सलेशन आएगा, और जो भी ए परपेंडिकुलर आएगा ना यहाँ पे वही ए नेट होगा। क्यों, क्योंकि जो ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर है यही तो मिलके बनाएंगे ना, ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर मिलके ही तो ए वेक्टर बना रहे हैं ना, यही तो दोनों कंपोनेंट है। अरे इन्हीं का तो कंपोनेंट है ना ये दोनों, तो दोनों मिलके अगेन से ए वेक्टर बना देंगे। तो अगर ए पैरेलल जीरो हो गया तो बचा हुआ जो भी कंपोनेंट वो ए है वो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए परपेंडिकुलर ही सर्कुलर के केस में ए बनता है। लेकिन वो वाला सर्कुलर केस है जब मेरी स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल है, मेरी वेलोसिटी फिक्स्ड है, वेलोसिटी बदलेगी लेंथ बढ़ेगा तो एक्सटेंशन भी बदलता है, और टेंजेंशियल पैरेलल भी आ सकता है। अच्छा, पैरेलल को केवल टेंजेंशियल एक्सटेंशन भी बोलते हैं। टेंजेंशियल का क्या मतलब है, टेंजेंट के अलोंग। अगर इस सर्कल में देखें तो हर जगह टेंजेंट है ना, यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, तो इधर ही वेलोसिटी है, इसके अलाउंग एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सेलरेशन, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब कि टेंजेंट है ना इस सर्कुलर मोशन का, टेंजेंट है इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सर्कुलर सर्कुलर मोशन में बोलेंगे इसको। अभी के लिए इतना समझ आना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे डाउट है ना तो यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, जो मैंने आपको शुरू से पढ़ाया है, यहाँ पे लिख लीजिए ये वाला स्टेटमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ये क्या करेगा, चेंज इट्स डायरेक्शन, क्या करेगा, चेंज, इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह नहीं मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। चेंज इट्स डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन बदलेगा। और ये वाला क्या करेगा सर, ये वाला चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, या फिर स्पीड बोल लीजिए, चेंज इट्स स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी को भी लिख देता हूँ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, इसको क्या बोलते हैं, ए टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, एटी से भी डिनोट करते हैं, कई बार ए पैरेलल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, दो तरीका है इसको डिनोट करने का। ये दोनों चीजें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कैसे लिखूं मुझे भी नहीं समझ आ रहा। आई थिंक मार्कर का यूज कर सकता हूँ क्या, लेट मी चेक। जी यूज तो कर सकते हैं, हाँ जी, है तो मार्कर। ये स्टेटमेंट ना आप कसम से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको तुम लिख ही लीजिए अपनी कॉपी में साफ साफ बड़े बड़े अक्षर में लिखिए। ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट है, इनको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत काम आएगा। आज का लेक्चर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, कुछ ये समझ आनी चाहिए। ये हो गया, आपको ये समझ आ ही गया। अगर मुझसे कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो, अगर कोई पूछे कि मुझे बताइए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, तो इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में ना, तो कभी भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट का जो स्क्वायर होता है वो उसके रिजल्टेंट का स्क्वायर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ऑफ ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि यही दोनों कंपोनेंट है ना, एक एक कंपोनेंट तो यही है ना। अगर आपको याद हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो ऐसे था ना, एक्स तो एक्स का एक कंपोनेंट यहाँ आता था, एक कंपोनेंट यहाँ आता था, इस कंपोनेंट को उठा के मैं यहाँ रख देता था, इन दोनों का जो स्क्वायर है वही तो ये बनता था। वही चीज यहाँ पे भी है, वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला चीज। तो अगर कोई मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर पूछेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पूछेगा तो वो भी लिख सकता हूँ। अगर कोई पैरेलल पूछे तो वो भी बता सकता हूँ, परपेंडिकुलर पूछे तो वो भी बता सकता हूँ कि परपेंडिकुलर क्या होता है, मॉड ऑफ डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगर नेक्स्ट मूव किया जाए तो अभी मैं एक भी कंपोनेंट वो है मैं निकाल भी सकता हूँ, कंपोनेंट ई डॉट वी अलॉन्ग है ना, तो ई डॉट वी कर सकता हूँ। देखिए एक ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये पैरेलल ही है ना। बस ठीक है, अभी हम लोग
एक और कर लेते हैं कि जो ए पैरेलल है, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा एक और चीज लिख लेते हैं फिर मूव करते हैं आगे। ये लास्ट है ना, ये हो जाएगा ए पैरेलल, और ये वाला हो जाएगा ए परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है ए। तो अगर मैं लिखूं मान लीजिए ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताइए, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी कॉस थीटा, वही वाला डॉट प्रोडक्ट। चलिए इसको और अच्छे से लिखिए, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी, यहाँ कर लीजिए इंटू, जस्ट मैं अलग से लिख रहा हूँ आपको समझ आया मैं जो क्या प्रूफ करना क्या चाहता हूँ, मॉड ए कॉस थीटा। जरा बताइए मॉड ए कॉस थीटा क्या है सर, अगर ए ये है, अगर ये ए है और ये थीटा है, तो ए का कॉस थीटा ही तो है पैरेलल। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, तो ये पूरा एक कंपोनेंट है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ए पैरेलल, यही है ना ए पैरेलल, ये मॉड ऑफ ए cos थीटा। तो मॉड को डिवाइड कर लें, मतलब कि मैं दो वेक्टर, अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर मिला हो तो उनका डॉट कर लूं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर लूं, तो जो वैल्यू आ रही है ना वो ए पैरेलल दे देगी। तो ए पैरेलल को निकालने का दो तरीका है, आप अगर वेलोसिटी का स्पीड का चेंज देखें तो डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी कर लीजिए, या फिर यहाँ से आपको वेक्टर वाइज ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो ये भी एक डेरिवेशन है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको इसे बेसिक बेसिक मेरी बातें समझ आई मैंने क्या बोल रहा है। तो बस इतना ही लेक्चर था, यही सब लेक्चर है। अब एक चीज कन्वर्जन बच रहा है, आपको कन्वर्जन तो आप करवा ही दिया, आपको कन्वर्जन कराया था एक ना, कल तो क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ और आपको एक कन्वर्जन दिखा रहा हूँ कितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं, ताकि आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। टाइम तो आई थिंक हो गया है काफी, ठीक है, कोई नहीं, करते थोड़ा सा एक्सटेंड। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, लेट्स से आइए क्वेश्चन लेते हैं, एक सेकेंड ना, लेट मी चेंज कलर। मान लीजिए मेरे पास 80, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मैं कन्वर्जन पे थोड़ा सा आता हूँ अभी, यहाँ तक आपका ये वेक्टर हो गया, ठीक है। देखिए एक चीज लिखिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बढ़ाया था, मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ अभी। मैंने आपको एक फॉर्मूला का आपको तो वेक्टर मैंने बताया था कि आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ए डी पी बाई डी एक्स, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने बोला था ना ये, उस समय मैंने इसलिए बोला था कि उस टाइम आपके पास इसी की जरूरत पड़ रही थी, पर अभी ये समय आ चुका है आप इसको जाने कि कैसे आता है। क्योंकि आपने एक्सेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है मेन, वो डीपी बाई डी टी पढ़ा है, और एक्चुअली मेन सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है ना, ये तो हर जगह यूज होता है, पर उसमें एक कैच, जो स्पेशल प्रॉब्लम्स जो अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो ये कैसे आता है इसको समझिए, जो ए है डीबी बाई डी टी, इसको रहने दीजिए, डीबी बाई डी टी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको एक काम करिए, यहाँ पे एक dx से मल्टीप्लाई करके एक dx से डिवाइड करिए, क्या ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा तो कर सकता हूँ ना, dx बाई डी एक्स ऊपर एक ऊपर कट के तो वही हो गया ना, तो ऐसा कर लिया मैंने। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये जो डी बाई डी टी, इसको ऐसे समझिए कि इसके साथ है ये वाला डी, और ये सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ओके बच गया, ठीक है। ये वाला जो dx है ना, इसको इसके साथ समझिए, dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है सर dx बाई dt, dx बाई dt होता है सर v, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो v क्या होता है, v होता है सर dx बाई dt। तो जहां पे ये वाला टर्म है, मैं लिख सकता हूँ कि एज इक्वल्स टू, देखिए dv ये वाला और dx ये वाला, इनको ले लीजिए यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगे, dx बाई dt जो कि v बन गया। तो देखिए मैं इसको और अच्छे से v इंटू डी पी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ ना, मैंने बोला आपको बट डिराइव कराऊंगा बाद में। तो वही अभी समय आ चुका है कि अब इसका डेरिवेशन जाना है, तो यही इसका डेरिवेशन है। और ये यहाँ से आता है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से अपने शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, जब भी कोई अच्छा सवाल आएगा ना, कि ये तो देखिए वही बात है कि ये तो सबको आता है, जो बोर्ड्स का पढ़ रहा है, जो बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, बुक भी देख ले तो उसको भी ये फॉर्मूला मिल जाएगा अच्छे से, भी बंदे को याद होगा ये फॉर्मूला, तो सबको क्लास 9th को भी बच्चे को याद है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा उससे एक स्टेप ऊपर है, जब भी अच्छे टाइप के सवाल आते हैं, कन्वर्जन जब भी आता है, अच्छा लग कन्वर्जन आता है ना, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए, कैसे डेरिवेशन आपको मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा बी डी बाई डी एक्स। कन्वर्जन मैंने स्टार्ट कर ही दिया, तो अभी जस्ट सवाल ले ही लेता हूँ, आपको मैंने बता दिया ना। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें याद है ना, v इक्वल टू डी बाई डी टी, एक्सप्रेशन इक्वल टू डी बाई डी टी, एंड v डी बाई डी दोनों चीजें होती हैं। और क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डी बाई डी टी हो गया एक्सप्रेशन, बस वही चीज है। तो इतना पता है ना, बेसिक सवाल करते हैं कन्वर्जन का ये। टाइम 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 का तो पंगा है, ठीक है कोई नहीं, आइए एक सवाल, ये मान लीजिए 2x भी ठीक है, ओके एग्जांपल में ले लीजिए, एक एग्जांपल, वेलोसिटी मान लीजिए आपके पास 2x है, ठीक है, वेलोसिटी मान लीजिए आपके पास 2x है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताएं।
एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताएं। एक कंडीशन मैं बता देता हूँ आपको कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पे आपका जो पोजीशन है वो एक्स इज इक्वल्स टू 2 मीटर है। ठीक है, कंडीशन आपको मैंने दे दी है, इनिशियल कंडीशन इसको बोलते हैं। ये मैंने दे दिया और ये रहा आपका सवाल और ये आपको करना है फाइंड। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक हमने जितनी चर्चा करी है ना, अगर आप मतलब चाहे तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं और आई थिंक आपसे हो भी जाए। अभी तक हमने जितनी बात करी है, हमने बात पूरी कर ली है। आज तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हमने पूरी चर्चा करी है, बात करी है, बस ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं। लेकिन उसको ट्राई करें, क्या पता आपसे एक ही बार में हो जाए। बाकी तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन में समझिए क्वेश्चन की नीड क्या है। क्वेश्चन का हम नीड देखें तो क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू 2x है ना। तो मतलब जैसे इसमें x को बदलूंगा, वेलोसिटी मेरी इस हिसाब से बदलेगी। मतलब वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ x है, मुझसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताओ। मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, की टाइम के बदलने से एक्सेलरेशन कैसे बदलेगा। हालांकि इस सवाल हमने बहुत पहले का आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में ही कर लिया था, पहले नहीं लेक्चर 2 में किया था, पहले इसके पहले लेक्चर में किया था, कि जहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को मैंने आपको दिखाया भी था कि टाइम के साथ भी बदलता है, एक्स के साथ भी बदलता है। अरे दुनिया में हर एक चीज टाइम के रेफरेंस में हो रही है। तो अगर टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, लेट से 2 सेकंड से 3 सेकंड, तो इसमें इसकी पोजीशन भी बदली होगी, हो सके बदली हो। तो अगर मैं 2 सेकंड से 3 सेकंड में गया तो मेरा एक्सेलरेशन बदला, तो वेलोसिटी भी बदला, तो पोजीशन भी बदला। तो पोजीशन जो 2 सेकंड से 3 सेकंड टाइम का रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं वहाँ पोजीशन का रेफरेंस ले सकता हूँ कि 5 मीटर से 6 मीटर 8 मीटर मान लीजिए आ गया होगा 3 सेकंड में। तो 5 मीटर से 8 मीटर जाने में कितना एक्सेलरेशन बदला। कहने का मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि रेफरेंस तो किसी को भी ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट टाइम को लेते हैं, पर रेफरेंस तो पोजीशन को भी ले सकते हैं। तो मैंने एक बार आपको क्वेश्चन में कराया था जिसमें उन्होंने एक्स को चेंज किया था, एक्सेलरेशन बदला था, होता भी है ना। मतलब बदलता तो नहीं, पर मानते तो है ना कि एक्स बदल रहा है, तो उस पॉइंट पे यही एक्सेलरेशन है। पर एक्सेलरेशन एक्चुअली तो मेरे बढ़ाने से बदल रहा है, पर वो रेफरेंस बता रहा हूँ कैसे किस रेट से बदल रहा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो टाइम अब यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे सर वो नहीं पूछा है, यहाँ पे सिंपली उसने क्या पूछा है कि मुझे टाइम का रिलेशन बताइए। जो आसान क्वेश्चन है वही वाला पार्ट पूछा कि टाइम का रिलेशन ही बता दीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपने कुछ ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको नो सॉल्व करता हूँ। देखिए वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, तो वेलोसिटी, अब मुझे टाइम का रिलेशन, मुझे 80, मुझे दिमाग में ये आ रहा है कि अच्छा 80 चाहिए, वी एक्स दे रखा है। तो क्यों ना मैं पहले v को क्यों ना मैं पहले x और t का रिलेशन लेके आऊं। अगर मेरे पास x, देखिए मुझे क्या दे रखा है, मुझे v और x का रिलेशन दे रखा है, ठीक है। मुझसे पूछा गया है a और t का रिलेशन। तो इनके बीच में अगर मैं एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर लूं x और t, ठीक है, अगर मैं x और t रिलेट कर लूं तो x से x तो हट जाएगा, v से t रिलेट हो जाएगा, और v बाई डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सलेशन हो जाएगा। तो मेरा a और t रिलेट हो जाएगा। ये लॉजिक अप्रोच मन में क्लियर होना चाहिए। हालांकि कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया, 2-3 सवाल किया है, अभी अभी 2-3 सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको टाइप्स ऑफ कन्वर्जन बता दूंगा, कितने टाइप की कन्वर्जन होती है। ये भी एक टाइप है जो वी एक्स से ए टी में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे। तो क्या करूँ सबसे पहले, वी एक्स है ना, एक्स टी चाहिए ना, तो क्या करूँ मैं, v को लिख लूँ डी एक्स बाई डी टी। मैंने बोला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सब, बेसिक बेसिक। हाँ से लिख लीजिए। तो जहाँ p है ना, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसको, आ रहा है ना फिगर में, हाँ, डी एक्स बाई डी टी, ये किसके बराबर है सर, 2x के। तो मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए ना, एक्स टी चाहिए ना यहाँ से। तो एक्स टी कैसे मिलेगा बताइए, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 dt का इंटीग्रल। अब देखिए ये जो इनिशियल कंडीशन थी मैंने आपको इसीलिए दी थी, मुझे पता है जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से आएगा कि हम सॉल्व कर पाए। सॉरी, तो क्वेश्चन वाले को पता है ना क्या जरूरत है, उसी हिसाब से चीजों को देता है। तो डी टी देखिए मैंने बोला टाइम टी कुछ जीरो पे क्या है, इनिशियल कंडीशन पे एक्स आपका 2 मीटर है पहले से, तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर रख दिया। टाइम टी पे क्या है मुझे नहीं पता, मैं उसको एक्स मान लूँ, मुझे एक्स टी का रिलेशन तो चाहिए ही था, तो एक्स टी मैंने मान लिया। आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल आपको आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रल डिफरेंशिएशन आपको, तो एल एन एक्स होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एल एन ऑफ एक्स, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू इधर 2 इंटू डी टी। तो डी टी कितना आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रल आ जाएगा टी, और इसमें लिमिट, अच्छा इसमें लिमिट पुट करना है, एक्स में कहाँ से लाने का, 2 से लेकर के एक्स तक जाएगा, और यहाँ पे लिमिट जाएगी 0 से लेकर के 2 टी तक, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व अगर मैं करूँ तो क्या बोलूँगा बताइए। अब यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा लिमिट में, तो एल एन ऑफ
एक्स हो जाएगा फाइनल माइनस ln ऑफ इनिशियल, एक्स की जगह रख दूंगा 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी की जगह फाइनली रखूंगा टी माइनस इनिशियली रखूंगा 0, तो 2t ही आ जाएगा। अब देखिए आप एक बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ln m माइनस ln n इज इक्वल्स टू ln m बाई n। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा लॉग में, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं लिख देता हूँ, पर आपको सच बताऊँ तो याद होना चाहिए। अगर सच में जेई के एक्सपीरियंट है, आप जेई में एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था कि बेसिक मैथमेटिक्स बहुत पहले पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये आपको तो याद हो ही जाना चाहिए था, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, हालांकि क्या कंडीशन है, एल एन एम हो माइनस ऑफ एल एन एन हो, तो इसको लिखते हैं एल एन ऑफ एम बाई एन, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आज का गुनहगार ये साबित होता है, ये डिवाइड होना चाहिए। एल एन ऑफ एक्स की जगह रख दिया मैंने m, और n की जगह रख दिया 2, तो x बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2t आ गया, देखिए यहाँ पे 2t। अब मैं लॉग को कैसे एक्सपेंड करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, आपको पता ही होगा कि जो लॉग के ln के नीचे भी होता है बेस e, तो इस a में इस e को भेज दीजिए उसकी बेस में, और ये जो उधर का नंबर वो पावर में चढ़ जाएगा, तो पूरा लॉग हट जाएगा ना, इसको इनवर्स लॉगरिथम भी बोलते हैं। ये हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल्स टू e की पावर 2t, ठीक है, पूरा e की पावर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं x लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से x लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा, x बाई 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2 इंटू ई की पावर 2t, ठीक है। देखिए जो मैंने आपसे बोला था मैंने वो निकाल लिया। तो ये सब सब प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट्स का कमाल है कि आप किस तरीके से चीजों को अरेंज कर पाते हैं। मैंने क्या बोला था, अभी क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ है, मैंने बोला था कि मैंने आपको वीएक्स का रिलेशन दिया, मुझे 80 चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वीएक्स दे देगा क्वेश्चन में और 80 के ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो अब वो 80 निकालने लगा, वो निकालना भी तो आना चाहिए। तो उसका कंडीशन क्या है कि आप वीएक्स से एक्सटी निकालिए, यहाँ पे आप एक्स को हटा लेंगे और वीटी आ जाएगा रिलेशन, वीटी आ गया एक बार रिलेशन, तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, 80 निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम लोग एक्सटी निकाल लेंगे। अब एक्सटी से 80 बड़े आराम से आ जाएगा ना, कैसे आ जाएगा सर, एक्सटी को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा वीटी आ जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा 80 आ जाएगा, काम ही खत्म। तो अब क्वेश्चन आसान, उसका मेन क्वेश्चन यही था कि आपको ये कैच करना था कि पहले एक्सटी क्यों निकालना है। अच्छा ये हो गया, तो अब निकाल लेते हैं वीटी। तो अभी कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, कर लेते हैं सर, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ, इसको डिफरेंशिएट कर लेते इसमें पुट टाइम, तो क्या बोलूँगा कि dx बाई dt क्या हो जाएगा, dx बाई dt। अभी बोलेंगे सर अभी आपने वेलोसिटी को बताया dx बाई dt, फिर से आप dx बाई dt कर रहे हैं। अरे इसके पीछे लॉजिक था, आपने देखा नहीं क्या, वो चीज़ बदल गई। पहले जो dx बाई dt था v था, वो x से रिलेट हो रहा था, पर अभी का जो dx बाई dt है ना, उसका जो v है वो t से रिलेट होगा। तो मुझे x हटाना था, x हट चुका है, x हटाना था ना, v तो चाहिए ही था, पर मैंने v को जानबूझ के डिविजिबिलिटी इसलिए लिखा था ताकि पूरा का पूरा टर्म पहले xt में आ जाए, देन मैं x को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो x हट जाएगा, सिंपल v बच जाएगा, और t की जगह t का डिफरेंशिएशन जो भी होगा आ जाएगा। तो t तो मुझे चाहिए वैसे भी, अगर हट जाता तो और अच्छी बात है, देख लेंगे तो जीरो आ जाएगा कुछ वैल्यू, समझे उस समय जो भी होगा। तो डिविजिबिलिटी यहाँ पे आ गया, तो डिविजिबिलिटी क्या हो जाता है v, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू तो कांस्टेंट है, e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 80 का डिफरेंशिएशन a इंटू e की पावर 80, तो यहाँ पे एक ए आ जाएगा जो कि 2 है, ई की पावर 2t है, ठीक है। सब बात आपको समझ आनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स की बातें हैं, ठीक है। तो जगह 2 2 जब 4 इंटू ई की पावर 2t, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आ गया इक्वेशन नंबर 2 के लिए, मतलब वीटी का रिलेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स टी आ गया था, अब मुझे एटी चाहिए, तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दूँ, इसको डिफरेंशिएट करने से वीटी आया, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एटी आ जाएगा ना, एटी मुझे चाहिए था, एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू ए, तो इसका डिफरेंशिएशन 4 तो कांस्टेंट है, अगेन से वही प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की लग जाएगी कि e की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब x ने जो भी इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है, e की पावर a इंटू टी का डिफरेंशिएशन होता है a इंटू ई की पावर ए टी। तो यहाँ पे a की जगह 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू ई की पावर 2t, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 इंटू ई की पावर 2t, देन दिस इज योर आंसर। हमारा आंसर है a इज इक्वल्स टू 8 इंटू ई की पावर 2t। मैंने आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई थिंक आप मुझे समझ पा रहे हैं कि हम लोग किस लेवल का क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्या करा रहे हैं। अब अगर अभी तक आप शायद सीरियस नहीं थे, तो अब सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बस हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चीज़ें सारी कवर होंगी, अच्छी लेवल की कवर होगी।
बशर्ते है कि आप कंडीशन है कि आप अच्छी चीज़ को समझने की कोशिश करिए, पढ़िए, जो डाउट है मुझे बताइए, पूछिए, देन मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन आपको देखने तो आसान ही लग रहा होगा, पर समझ रहे हैं आज कैसा हो रहा है ये, अभी तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2x था। क्वेश्चन एक लाइन का भी नहीं था, लेकिन आंसर ऐसा ही होता है। फिजिक्स है ना, फिजिक्स छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आती है, कब बहुत अच्छे से करें तो v इज इक्वल टू 2x ये दे रखा था। ए इज इक्वल टू टी पूछा गया था, गिवन कंडीशन कि टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल x इक्वल टू 2 मीटर पे है। इन कंडीशन से यूज करके हमने एक्स टी निकाला सबसे पहले, जहाँ पे हमने इनिशियल लिमिट का यूज करा कि टी इज इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल 2 पे है, टी इज इक्वल टू टी पे मेरा पार्टिकल कहीं x पे होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है। उस वैल्यूज को रखने के बाद मैंने एक्स टी का रिलेशन निकाला बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके, मैंने डिफरेंशिएशन बेसिक यूज करा, बेसिक इंटीग्रेशन यूज करा एंड बेसिक लॉगरिथम भी यूज करा। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट, फिजिक्स ना ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को यूज कर लेती है, क्योंकि मैथमेटिक्स ना फिजिक्स के लिए टूल है। पर मेन फिजिक्स ही मेन सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्गर, पर मैथमेटिक्स पूरी की पूरी टूल है। जितनी भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 12th में या जो एडवांस के लिए, सब की सब मैथमेटिक्स टूल बनेगी बीटेक की फिजिक्स के लिए। मतलब समझ रहे हैं ना, सब पूरी पूरी मैथमेटिक्स टूल। आपको लग रहा है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स बहुत टफ है, नहीं। एक्चुअली में जितना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं सबका सब कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो ये तो एक यूज वाला पार्ट है, मेन तो इन सबका स्कोप कुछ और ही है। तो मैथमेटिक्स कुछ अकेले कोई चीज़ नहीं होती मैथमेटिक्स। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स पूरा हो रहा है ना। तो डी एस बाई डी टी आ गया, आंसर के पास सी टी का रिलेशन आ गया। एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और प्यारा सा करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, लेट मी लेट्स से इस बार थोड़ा सा अच्छा ही देने की कोशिश करता हूँ, मतलब थोड़ा आसान ही रहेगा, बस कैलकुलेटर थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रखूंगा ताकि आपको अब सॉल्व करने के हैबिट में आप आए, थोड़ा सा खुद से भी सॉल्व करें। लेट्स मैंने कोई रिलेशन दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ऑफ 2t प्लस, मैंने किसका रिलेशन है सर, टी प्लस वन का होल स्क्वायर है, और मैंने इसको एक्सपेंड करके दे दिया आपको। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे बताइए फाइंड v और x। देखिए ये वो वाले क्वेश्चन है जहां मैंने अभी तक वो वाले फॉर्मूले नहीं यूज करी, कौन से, एक्सप्रेशन इक्वल टू v dv बाई dx। देखिए मैंने अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करा, dx बाई dt और dv बाई dt। इन दो फॉर्मूले यूज करके मैंने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, शायद आपको क्लिक भी नहीं करा होगा कि इसे इसको ऐसे प्रोसीड करना था। आपको सोल्यूशन देखने के बाद समझ आया होगा कि अच्छा ऐसे करना था। तो क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे बन सकते हैं, आपको समझ आ रहा है ना, कि मैंने तो अभी जो वो ट्रिक कैच वाला फॉर्मूला है जिसमें सोचने में दिक्कत हुई, मैंने वो यूज भी नहीं करा। फिर डीवी बाई डीएक्स ऐसा फॉर्मूला है कि इसको सोचने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये जहाँ लग रहा होता है ना वहाँ दूसरे फॉर्मूले नहीं लगते हैं, तो वहाँ लगाना ही पड़ता है सोच के। तो इसलिए थोड़ा सा थिंकिंग पावर डेवलप करिए। ये देखिए बहुत बेसिक यूज करा मैंने, डी एक्स बाई डी टी और डी बी बाई डी टी, दो फॉर्मूले का यूज है यहाँ पे, हर जगह पे वही किया, डी एक्स बाई डी टी किया या तो मैंने डी बी बाई डी टी किया, दोनों से चीजें बनी। अभी क्या होगा बताइए, मैंने आपको एक्स टी दे रखा है, मुझे वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या आपको लगता है इसमें टाइम को एलिमिनेट करना चाहिए वी के रिस्पेक्ट में? अगर मैं टी को हटा दूं एज ए फंक्शन ऑफ वी, तो जहां जहां टी है वहां वहां वी आ जाएगा, तो वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा, फिर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वी मिल जाएगा, जो भी होगा चीजें सॉल्व हो जाएंगी ना एट द एंड। तो कहने का मतलब कि हाँ सर, मुझे वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि जब मुझे वेलोसिटी मिलेगा तभी तो मैं उसको एक्स और वी के साथ रिलेट करूंगा। तो वेलोसिटी के लिए क्या करूँ मैं, एक्स को डिफरेंशिएट कर दूं टी के रेस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी टी तो मुझे वी दे देगा, तो इसका सोल्यूशन है। मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं वेलोसिटी निकाल लूँ, हाँ सर, क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स एन माइनस वन है कि 2t प्लस ऑफ वन, ये आ गया वेलोसिटी। अब मैंने क्या बोला था कि जो टाइम है, अगर मैं टाइम को एलिमिनेट, क्योंकि वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम टी मिल गया, अब अगर मैं टाइम की जगह वेलोसिटी का रिलेशन ले लूँ और उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वेलोसिटी आ जाएगा, मुझे भी एक रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं वो करता हूँ, यहाँ से मैं निकालता हूँ कि जो 2t है इट इज इक्वल्स टू वी माइनस वन। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टी इज इक्वल्स टू वी माइनस वन होल डिवाइड, कोई हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ ना, ये टू टी का डिफरेंशिएशन टू आएगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे भी टू आ जाएगा, ठीक है, वी माइनस टू डिवाइड बाई टू, ये आ गया टी। ये टी की वैल्यू आ गई ना, इस टी को इसमें पुट कर दीजिए ना, जहाँ जहाँ टी है हर जगह से क्या हो जाएगा, वी हट जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले इसको लिखिए, एक्स को मैं क्या लिखूंगा, ये टी प्लस वन का होल स्क्वायर है क्या, तो एक्स है मेरे पास है टी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एक्स है, इसमें टी की जगह ये वाला पार्ट पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू, टी की जगह ये रख दीजिए वी माइनस
2 डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ 1। देखिए टी हट गया ना हर जगह से, एक्स और वी आ गया, यहाँ से वी और एक्स का रिलेशन आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, एक्स इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ले लीजिए, तो v माइनस टू प्लस टू डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू, माइनस टू से प्लस टू गया, v बाई टू का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई फोर। हाँ सर, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स, पर मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसका रूट ले लूँ तभी तो मुझे एक तरफ v मिलेगा। तो v इज इक्वल्स टू टू रूट एक्स। अब देखिए जो v था जो फंक्शन ऑफ x आ जाएगा कि आप x बदलते जाइए, आपको v बदलता हुआ दिखाई देगा। तो यही वो कंडीशन थी जो मुझे निकालना था। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। यही है बेसिक। अब ये थोड़ा आसान था ना, या कि आपसे मैं सच बताऊं तो आपसे हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से इसको पॉज करिए, और पहले ही अपने सोल्यूशन देख लिया, पर अभी इस वीडियो को पॉज करिए, आप सोल्यूशन को मत देखिए, फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए कि आपसे फिर से होता है कि नहीं। क्योंकि देखिए लर्निंग ऐसे ही होती है, आप एक बार ट्राई करेंगे नहीं होगा, फिर सोल्यूशन देखेंगे। पर ये नहीं कि सोल्यूशन देख देख के लिख रहे हैं फिर कॉपी पेस्ट मत करिए, उसका करने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ कॉपी पेस्ट आपको पढ़ा ही हुआ है, आपके वीडियो में तो है ही, तो क्यों क्यों कॉपी पेस्ट करना। सोल्यूशन ऐसे देखिए, एक बार देख लिया, नहीं समझ आ देख लिया, समझ आ गया, अब बंद कर दीजिए सोल्यूशन, अब फिर से पूरा ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर नहीं हो रहा फिर एक बार देखिए, पर बंद कर दीजिए। ये नहीं कि पूरा एक एक लाइन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं उसे सॉल्व करने का। तो नहीं पता, फिर से ट्राई करिए, समझने की कोशिश करिए कैसे कर रहा हूँ। ये कन्वर्जन के क्वेश्चन जो मैं भी करवा रहा हूँ आपको, तो ये थोड़ा अच्छा है ना, इसमें आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन से लेकर के जो भी हमने बीच में किया, प्रॉब्लम्स करी, फिर कन्वर्जन करा, फिर फॉर्मूला प्रूफ कराया, तो वो सब के सब इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कर ही रहे हैं, ढंग से क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ओके, लेट्स से कि अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ एग्जांपल में प्रैक्टिस के लिए। लेट्स से मैं आपको इस बार एक्सलेशन देता हूँ एज ए फंक्शन ऑफ v दे देता हूँ, यहाँ पे v स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दे दिया जो कि v स्क्वायर है। अब मैं आपसे कंडीशन एक पहले दे देता हूँ कि एट x इज इक्वल्स टू जीरो, की मैंने आपसे पूछना है कुछ चीज़ें, तो उसके लिए ये जरूरत पड़ेगी। एक्स, हाँ ये भी सही हो जाएगा। और इस पे v इज इक्वल्स टू टू है, इसका क्या मतलब है कि जब आप आपका जब पोजीशन x इक्वल्स टू जीरो पे होगा ना, उस समय आपके पास इनिशियली वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की होगी, ठीक है। ये v का मतलब ये मत समझिएगा कि सर फाइनल वेलोसिटी है क्या, नहीं। फाइनल वेलोसिटी गिवन तो हो सकती है, पर कांस्टेंट जो है यहाँ पे वो मैं दे रहा हूँ ना एट इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे देखिए बोला एट x इक्वल्स टू जीरो पे v इज इक्वल्स टू टू, मतलब कि इनिशियल की बात कर रहा हूँ। चाहता क्या हूँ मैं आपसे, मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझे फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ x दिखाएं। मतलब मैं चाहता हूँ कि x के बदलने पे v कैसे बदलेगा, आप मुझे ये बताएं। ठीक है, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि x के बदलने पे v कैसे बदलेगा, v एज ए फंक्शन ऑफ x बताएं। तो सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब पॉज करके बस सॉल्व करिए, समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। हम्म, अब यहाँ पे अप्रोच करेंगे, देखिए अप्रोच क्या लगाना है। अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको इसके पहले प्रूफ करा है, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं उसको इसलिए ही ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आपको a एज ए फंक्शन ऑफ v दिया है, यहाँ पे मैंने आपको a एज ए फंक्शन ऑफ v दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे निकाल के दें v एज ए फंक्शन ऑफ x, vx का रिलेशन चाहिए। तो इनके बीच में कौन रिलेट हो रहा है, v और x, यहाँ पे v है ना। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को हटा के vx का रिलेट कर लूँ, अगर मैं ax का रिलेशन यूज कर लूँ, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड। इनके बीच प्रॉब्लम कौन आ रहा है, प्रॉब्लम यही है ना a। अगर मैं a को हटा के vx लगा दूँ तो v से रिलेट हो ही जाएगा, और vx का रिलेशन चाहिए तो vx का रिलेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मतलब मुझे इनके बीच ax का रिलेशन चाहिए, और ax का रिलेशन कौन देता है, a के पास दो फॉर्मूले हैं, a के पास क्या है, दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला तो होता है dv बाई dt, मतलब कि a vt के साथ रिलेट होता है। दूसरा फॉर्मूला है ए वी डी वी बाई डी एक्स, मतलब ए वी और एक्स के साथ रिलेट होता है। तो देखिए यहाँ पे यही वाला यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो बेसिक फंडामेंटल था। पर क्योंकि यहाँ पे वीटी नहीं चाहिए था मुझे, अगर वीटी चाहिए होता, अगर यहाँ पे मुझे वीटी चाहिए होता ना तो ये यूज करता, क्यों, क्योंकि ए की जगह अगर मैं वीटी रख दूंगा
तो क्या हो जाएगा, वी से तो वी आ ही जाएगा वी, और एक टी बच जाएगा तो वी टी का रिलेशन आ जाएगा। पर मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे वी एक्स चाहिए। तो अगर मैं ए की जगह लेट से वी एक्स का रिलेशन रख दूं और इसको रिलेट करूँ वी से, तो वी से वी का रिलेशन तो वी ही हो जाएगा, और एक्स का रिलेशन एक्स आ जाएगा, तो वी एक्स का रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे इनको रिलेट करके अप्रोच डेवलप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ तक आई थिंक मेरी बात समझ आई होगी। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कितने हैं, आपको बात मेरी समझ आ जाएगी। तो देखिए दो तरीके, या तो आप मेरी बात पहले मान लिया करिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है। या तो फिर वही है कि अब खुद से ठोकर खाइए, खुद से प्रॉब्लम ना होने का जिम्मा उठाइए, परेशानी झेलिए, खुद से फिर समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें सर ने बोली थी इंपॉर्टेंट है, मुझे कर लेनी चाहिए। दो तरीके हैं, दोनों ही सही है, आप जो भी बेटर लगे आपको कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो भी मैं इस फॉर्मूले को यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अब मुझे एक बात समझ आएगा, मुझे एक जगह मुझे वी डी वी बाई डी एक्स यूज करना पड़ेगा, ताकि ए हट जाए और वी और एक्स में रिलेशन मिल जाए। ठीक है, कुछ नहीं, कर लेते हैं वैसे, अभी आ जाइए। तो अगर मैं वैसे करूँ, अगर मैं वैसे करूँ, ए यहाँ पे है ना, ए की जगह रख लीजिए, क्या रखूँ सर, वी डी वी बाई डी एक्स, यही था फॉर्मूला ना, एक ही जगह। दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर होता है, एक वी से एक वी गया, एक वी से एक वी कट गया ना ऐसे, तो क्या बच जाएगा यहाँ से कंडीशन, यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी। अब इंटीग्रेटिंग एलिमेंट को एक एक तरफ अलग अलग कर लीजिए सेपरेट। और हाँ, आप यहाँ से भी क्लू ले सकते हैं कि देखिए कंडीशन वी और एक्स में दे रखी है ना, तो मतलब फाइनली के बीच में इंटरमीडिएट जो बन रहा होगा, इनके बीच का कंडीशन होगा वी और एक्स में ही तो बन रहा होगा। तभी तो वी और एक्स की कंडीशन दे रखी है ना, एक्स इनिशियल पे वी इनिशियल क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कहा ना, जब वी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स इनिशियल पे वी इनिशियल पता होना चाहिए, इसलिए कंडीशन दे रखी है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ बीच में क्या हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सर अगर मैं इसको इंटीग्रेटिंग एलिमेंट को एक तरफ कर लूँ, तो डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग एलिमेंट क्या थी, इनिशियल पे एक्स इनिशियल पे वी जीरो था ना, तो कंडीशन रख लूँ, एक्स जीरो पे वी टू, टू था ना आई थिंक, हाँ सर टू था। और फाइनली पे क्या है मुझे नहीं पता, फाइनली पे मैंने बोल दिया एक्स पे वी होगा, जो कि मुझे नहीं पता, वी एक्स रिलेशन तो मुझे चाहिए ही था, वो मिल जाएगा। तो डीवी बाई वी का इंटीग्रल क्या होता है सर, डीवी बाई वी का इंटीग्रल होता है सर एल एन ऑफ वी, अभी भी मैंने बताया, लिमिट पुट करनी है आपको टू से भी, देखिए फिर से वही से भी हो रहा है, बेसिक इंटीग्रल। अब बेसिक लॉगरिथम यूज होगा कि एल एन आ गया तो वी माइनस वी टू करेंगे तो प्रॉपर्टी यूज होगी एम माइनस एन वाली, दिस इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स, इसमें लिमिट पुट करूंगा जीरो से। ये वाला कलर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कलर। ओके, तो अभी फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एल एन क्या लिखूंगा इसको, इसको लिखूंगा सर फाइनल लिमिट एल एन वी माइनस इनिशियल लिमिट एल एन टू इज इक्वल्स टू एक्स में फाइनल लिमिट एक्स माइनस इनिशियल लिमिट जीरो। यहाँ से देखिए एल एन वी, तो यहाँ पे एम माइनस एन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो एल एन ऑफ वी बाई टू एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जीरो एक्स। तो मुझे वी और एक्स का रिलेशन चाहिए था ना, तो क्या करूँ यहाँ से, अब अगेन से यहाँ पे ई होगा लॉग में, तो ई की पावर उधर भेज दूँ, तो बोलूँगा मैं वी बाई टू इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। तो मुझे वी और एक्स का रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इस टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, तो वी इज इक्वल्स टू टू इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास, वी इज फंक्शन ऑफ एक्स। और ये मुझे चाहिए था, नहीं मुझे क्या चाहिए था, मुझसे पूछा गया था v इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो हो गया क्वेश्चन, यही तो पूछा था, v इज इक्वल्स टू टू ई एक्स, यही पूछा था आपसे, ये आपने निकाला। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कई बार आपसे, ऐसे ही मतलब जैसे ने दिया ना ये वाला क्वेश्चन सेम ही दिया होगा, बस वो इंग्लिश में तीन चार लाइन लिख देगा, स्टेटमेंट जो मेन क्वेश्चन की जाना यही रहेगा, दे देगा वी हैव अ रिलेशन एज इक्वल्स टू वी स्क्वायर एट इनिशियल कंडीशन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, पार्टिकल हैव अ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स, नहीं दे देगा चेक इट्स रिलेशन, और रिलेशन में चार ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शन में वी और एक्स का रिलेशन होगा। लेट्स से अभी मेरा कंडीशन आ रहा है वी इज इक्वल टू, यहाँ पे चार ऑप्शन दे देगा, लेट्स से ए दे देगा कि वी इज इक्वल टू एक्स, बी दे देगा वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, सी दे देगा वी इज इक्वल टू टू इंटू ई की पावर एक्स, और डी दे देगा वी इज इक्वल टू टू ई की पावर टू एक्स। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, अब बोलेगा चेक करो। तो अब इनको करने में जो मैंने भी इसके पूरा पीछे का आपको पता तो होगा ना, वी एक्स रिलेशन निकालना है यहाँ से, तो ऐसे पता हो गया यहाँ से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास पीछे जाना होगा आपको, पीछे जो मैंने कंडीशन करी पूरा सॉल्व करके आएंगे तो वी एक्स का रिलेशन ये मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप सही मार देंगे। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यही सब इनका मेन में तरीका है, ऐसे इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यही तरीके हैं। अभी ये हो गया।
अब देखिए इतने यही सब क्वेश्चन थे, कुछ खास टफ नहीं थे। अब क्या बच रहा है, हो गया आपका कन्वर्जन हो गया। मैं कुछ कन्वर्जन आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे। बेसिक बेसिक कन्वर्जन्स क्या है जो आपको पता होने ही होने चाहिए। देखिए उसमें से है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन तो हमेशा सवाल में यूज होते हैं। उन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में से है कि एक्स टी गिवन हो सकता है, या फिर वी टी, ये जितने दिखा रहा हूं इनका कोई भी रिलेशन बन जाएगा, एक्स टी वी टी ए टी, ठीक है, और वी एक्स ए वी ए एक्स, ठीक है। ये कन्वर्जेंस है आपके पास, लाइक कि एक्स टी से एक्स टी गिवन होगा वी टी पूछ लेगा, एक्स टी गिवन होगा ए टी पूछ लेगा, एक्स टी गिवन होगा वी एक्स पूछ लेगा, एक्स टी गिवन होगा ए बी पूछ लेगा, एक्स टी गिवन होगा एक्स पूछ लेगा, वी टी गिवन होगा वी एक्स पूछ लेगा, ए बी पूछ लेगा, ए एक्स पूछ लेगा, ए टी गिवन होगा वी एक्स पूछ लेगा, ए बी पूछ लेगा, एंड एक्स पूछ लेगा। आई थिंक आपको कन्वर्जन समझ आ गई कि इतने टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं, सब सारे के सारे कन्वर्जन्स हैं। आप इन पे चाहे तो अलग अलग क्वेश्चंस लेके ट्राई कर सकते हैं। आप बोलेंगे कमेंट में कि सर क्वेश्चन दे दो तो मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, या फिर मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा इसके बेसिस पे, जिसपे सारे कन्वर्जन्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन इतने आई थिंक वो समझ तो आ गया कन्वर्जन कैसे करते हैं, सवाल तो हजारों लाखों बन सकते हैं। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है मैंने वो आपको बता दिया कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, वो यही कॉन्सेप्ट है। ऐसे कन्वर्जन मिलते हैं, कन्वर्जन कैसे मिलते हैं, ऐसे मैंने दे दिया ना, एक्स टी का रिलेशन गिवन होगा, हो सके आपसे क्या पूछ ले, बी एक्स का रिलेशन पूछ ले, एक्स टी का गिवन होगा उसके आपसे बी टी का रिलेशन पूछ ले। तो वही जैसे मैंने आपके इसमें इसके पीछे तीन चार सवाल करा ना, दो तीन सवाल किया ना हमने, उनमें यही तो किया, एक्स टी गिवन था वी टी निकाला, एक्स टी गिवन था ए एक्स निकाला है, देन फलाना ढिमकाना, ऐसे यही सब तो किया हमने। प्लस लॉजिक यूज किया, कॉमन फॉर्मूलेज यूज किए, उनके बेसिस पे हमने बीच का इंटरमीडिएट देखा क्या बन रहा है, उनको तुमने रिलेट कर लिया, इनिशियल फाइनल को रिलेट करने के लिए बीच में इंटरमीडिएट देखा, उनको रिलेट कर लिया ऐसे, ठीक है। यही था बेसिक। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, समझ भी आया होगा। समझना बहुत जरूरी है, आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया तो बहुत बढ़िया, बाकी नहीं समझ आया तो जहाँ भी नहीं समझ आया उसको थोड़ा एक बार और जाके रिपीट करके देखिए, समझिए। और ज़्यादा ही डाउट है तो फिर कमेंट में लिखिए, मैं उसको अगर मैंने देखा तो मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। तो फिर ठीक है, फिर अभी आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ओके, तो ठीक है, फिर अभी एंड करते हैं लेक्चर को। ओके, राधे राधे।